बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान औरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। कैसे रहे आपके ये दिन? मुझे आज आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। दोबारा से मैं अपनी रूटीन में वापस आ गई और सबसे पहले तो तमाम उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे दुआओं में याद रखा, बहुत ज़्यादा दुआएं की। मेरी टीम का बहुत शुक्रिया, बिलाल का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को संभाला। कुछ दिन पहले जो है वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी जिसकी वजह से मुझे काफ़ी चोट आई और अभी तक खैर मैं रिकवरी वाले सीन में हूँ, लेकिन क्योंकि जॉब है और जॉब पे आना भी ज़रूरी है और आप लोगों से मुलाकात करना भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बड़ा मैंने मिस किया आप लोगों को। जाहिर सी बात है, एक टाइम पे आप जब आते हैं घर में भी बड़े बड़े, मैं कहती हूँ सेहत बड़ी नेमत है, यकीन करें। आप जब बीमार होते हैं, जब आप किसी बीमारी में तकलीफ में होते हैं तो तब आपको एहसास होता है कि यार सेहत कितनी ज़रूरी है। इसलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। मोहताजी जो है ना वो बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह ताला सबको जो है वो महफूज रखे और तमाम जितनी भी बीमारियां परेशानियां हैं उनसे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हंसते हुए मुस्कुराते हुए ज़िंदगी को एंजॉय करें। मैं हमेशा बात करती हूँ कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है। जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं जो आपके साथ कनेक्टेड होते हैं और ऐसे टाइम में जो आपके साथ होते हैं वो बड़े प्रीशियस होते हैं, तो लिहाजा ऐसे रिश्तों को भी जो है वो संभाल के रखना चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी, सियासत से इनका ताल्लुक है, इकबाल खान पताफी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, सियासी रहनुमा हैं और उम्मीदवार भी हैं जी MPA 273 मुजफ्फरगढ़ से। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह ठाक पाक का हैं? करम है, वेलकम ठीक करते है। हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो है जी हमारे रोही के रिपोर्टर हसन मलिक। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप हसन? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह हैं? बिल्कुल ठीक वेलकम हूँ। करते हैं अपने शो में थैंक यू सो आपको। मच। अच्छा जी, आज थोड़ा सियासत पे भी बात करेंगे, थोड़ा हमारे इस टाइम जो हमारे यहाँ पे टॉप स्टोरीज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, हमारे मुल्तान के हवाले से क्या हो रहा है। सबसे पहले तो जान लेते हैं सर, सियासत पे कैसे आना हुआ, सियासी सूरत हाल को कैसे देखते हैं आप? जी, मैं मैट्रिक के बाद मैं आया इधर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस मुल्तान, जो हम्म। आजकल सुपीरियर साइंस कॉलेज है। यहाँ FFC में एडमिशन लिया, ये बात है 87 की। तो उसके बाद 89 में स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन हुए बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में। तो फिर लामहला हम भी वो इलेक्शन के लिए तैयार हो गए, जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। तो उससे फिर जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी वो शुरू हो गई। फिर काफ़ी अरसा मैं यूनिवर्सिटी में भी रह गया हूँ और अपनी जो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उससे मुंसलिक हुए। मैं वहाँ मुल्तान का प्रेसिडेंट रह गया और पंजाब का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। अच्छा, तो उसके माशाल्लाह। बाद फिर जाके अपने इलाके में भी इलेक्शन लड़े, बाहर के भी इलेक्शन लड़े। हम्म। लास्ट टाइम MPA का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया, तो थोड़े से वोटों से मैंने लूज़ किया, 31,000 वोट लिए आज़ाद कैंडिडेट के। हम्म। तो फिर इंशाल्लाह फिर ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, मौजूदा जो सियासी सूरत हाल चल रही है जी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो इस पे अब इतना कह सकता हूँ कि मुझे अफसोस है कि जो लोग जिन लोगों को अवाम पसंद नहीं करते वो हम पे अजाब की सूरत में मुसल्लत हैं। आप देख लें कि जितनी इनकी कोशिशें हैं और इन कोशिशों के नतीजे में इनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। लास्टली रात का जो इलेक्शन है जामपुर का वो देख लें, उसके रिजल्ट्स देख लें। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया वहाँ। वहाँ पे इन्होंने पुलिस गर्दी करवाई, लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाला और जनाब जितना कुछ कर सकते थे कब्जे करवाए। सब कुछ करने के पूरी जो इंतजामी मशीनरी है वो इन्वॉल्व रही। उसके बाद भी अवाम ने क्या किया इनको? ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के कैंडिडेट जो PDM के दोनों कैंडिडेट थे, उन दोनों के अगर वोट मिलाएं तो फिर भी जो है जो PTI ने वोट लिए हैं वो इनसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मार्जिन है, डबल वोट ले लिए। तो ये अब राह फरार अख्तियार करना चाहते हैं इलेक्शन से और ये चाहते हैं किस तरह हम मुसल्लत रहें। अगर इनमें कोई ज़रा भर भी अखलाकी जुर्रत हो, कोई थोड़ी सी इनमें गैरत हिम्मत हो तो ये आए इलेक्शन में। ये तो खुद कहते थे कि जनाब आप पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, सरहद में गवर्नमेंट है, खान साहब इन असम्बलियों को ख़त्म करें, डिज़ॉल्व करें और हम मरकज़ में डिज़ॉल्व कर देते हैं। जब उन्होंने की तो फिर ये क्यों नहीं कर रहे, क्यों भाग रहे हैं? आए, हर किसी को अपने औकात का पता चल जाएगा। तो ये जो मैं ये समझता हूँ
आज ये जो महंगाई है, ये जो अफरा तफरी का आलम है, ये जितनी ये सब जो एक मायूसी की कैफियत है और आए रोज मुआशी जो बहरान है, इन तमाम चीजों का हल इलेक्शन में है, फ्रेश मैंडेट में। लेकिन हमारी जो इसमें मईशत है उसका भी तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है। आप देखें ना, जब मतलब तक इस टाइम महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और मैं तो जब भी इस हाकडार साहब के बयान सुनती हूँ तो यकीन करें मुझे एक तो हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि चल क्या रहा है हमारे मुल्क में। आप देखें कि किस तरह इमरान खान साहब के दौर में जो मुल्क के हालात थे, किस किस तरह मईशत चल रही थी। आज देखें किस क्राइसिस के दौर में उन्होंने गवर्नमेंट चलाई, किस तरह मईशत थी, किस तरह हमारे जो जीडीपी थी उसकी क्या सूरत हाल थी, हमारे जो रिजर्व थे वो कहाँ तक पहुंचे हुए थे। हालांकि उन दिनों कोरोना था, वो पूरी दुनिया एक उस आफत की हाँ, वो एक लपेट में। ऐसा फेज था हाँ जी, फेज था। उनके लिए भी पूरी बड़ा दुनिया मुश्किल में हो जो गया। महंगाई और ये सारी चीजें, बेरोजगारी, वो उस मुश्किल हालात में मुल्क को किस तरह निकाल के लाए थे, किस तरह वो चला रहे थे। और ये लोग उस पर ये तनकीद करते थे कि जी देखें जी महंगाई हो गई है, देखें जी ये सूरत हाल है, और आप हम आके ये महंगाई खत्म करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। तो इनके जो सारे अरस्तू हैं वो सब लोग इकट्ठे होके आ गए और तब ये जो कहते थे कि जी हम अवाम को महंगाई से जान छुड़वाएंगे अवाम की, तो आज तो ये अवाम पर अजाब की सूरत में मुसल्लत है। महंगाई देख लें, ये पेट्रोल डीजल की बात करते थे, रेट देख लें, ये डॉलर की बात करते थे, जी डॉलर इतने 50 रुपए जी बढ़ गया, तो अब इनको शर्म नहीं आती होगी जब ये बैठ के हिसाब लगाते होंगे। नहीं, इस टाइम तो बहुत बुरा हाल है। एक आम बंदे के लिए सरवाइव करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मतलब अब ये हालात हैं कि पहले जैसे आटे का बहरान के हवाले से हम देख रहे थे, अब मज़ीद उसमें बढ़ने का इम्कान है कि जैसे कल मैंने देखा कि फिर दोबारा से लाइनें लगना स्टार्ट हो गई हैं, दोबारा से जो है लोग इसका शिकार हो रहे हैं। परेशानियाँ एक तो ऑलरेडी हमारे मुल्क में क्योंकि सियासी इस्तेहकाम ना होने की वजह से हर बंदा ही परेशान आपको दिखाई देता है। अच्छा, इसमें मजीद भी बात करते हैं, हसन से जानते हैं। हसन, उसकी वजह से हम देखते हैं क्राइम के हवाले से भी बात कर लेते हैं ना, क्योंकि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उसी तरीके से जो है क्राइम भी बढ़ रहा है। लोगों में बेरोजगारी है, लोग उस हवाले से जो है वो ये एक शॉर्टकट उन्होंने ढूंढ लिया है कि हाँ जी अब ये तरीका करेंगे तो हम बिल्कुल औखे सौखे रहेंगे कि जनाब ठीक है आप किसी को लूट लो, किसी के घर डकैती कर लो, चोरी कर लो। अब तो ये रोजमर्रा के वाकयात होने लग गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है। ये आप ऐसे समझ लें, ये एक ना ट्रेंड बनता जा रहा है कि अगर किसी के पास कुछ नहीं है ना करने को, तो वो एक सिंपल, मैं तो अक्सर ही ये बात करता हूँ कि सिंपल जो हल लोगों ने ढूंढा हुआ है ना, वो ये ढूंढा हुआ है 15-20 हज़ार का एक आप पिस्टल लें, आप अच्छे तरीके से आप किसी जगह पर खड़े हो जाएं, 2-4 लोगों का आप गैंग बना लें और आप लूट मार स्टार्ट कर दें। मैंने पहले भी एक मरतबा आपको बताया था कि कुछ दिनों पहले कार्रवाई की है पुलिस वालों ने और तकरीबन 7 लोगों का गैंग गिरफ्तार हुआ था। ये यहाँ थाना मुजफ्फराबाद की हदूद से। सारे के सारे 7 लोग यंग लोग और पढ़े लिखे लोग। और जब उनसे तफ्तीश की तो वो कहने लगे कि हम अनएम्प्लॉयड लोग हैं, हमारे पास पढ़े लिखे बीए किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, हमारे पास जॉब नहीं थी। तो ये हम 7 लोग क्लास फेलो हैं और हमने लूट मार का तरीका बनाया हुआ है और कुछ भी नहीं है। यानी आप ये देखें कि क्राइम बढ़ क्यों रहा है? बढ़ इस वजह से रहा है कि हमारे मुल्क की जो स्टेबिलिटी है वो नहीं है। स्टेबिलिटी ना होने की वजह से लोगों ने शॉर्टकट ढूंढे हुए हैं। लोगों ने शॉर्टकट ढूंढे हुए हैं कि यार आते जाते बंदे को लूट लें आप। मेरे घर अच्छा, पहले ये था कि मुल्तान के हवाले से मैं आपकी बात को इसको आगे बढ़ाऊंगी। अभी हम कहते थे कराची के हवाले से जब भी बात होती थी तो वहां पर लोग डरते, अभी तक स्टिल, कि भाई आप अकेले जा रहे हैं तो आपके पास कोई इस तरह का मोबाइल या आपके पास जो है वो कैश नहीं होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि आपको लोग गन पॉइंट पे जो है फौरन रोक लेते हैं और इस तरह की वारदातें और इवन कि किसी की जान भी ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, अभी हमारे मुल्तान में भी सेम वही कंडीशन है, सेम वही सिचुएशन मतलब है। आपकी जो है स्नैचिंग हो रही है, आपको लोग जो है बड़े आराम से, मतलब लोग देख रहे हैं चल आपकी रोड पे जो है वो ट्रैफिक भी रवा दवा है और उसके साथ ही आप मतलब लोगों से लूट मार कर रहे हैं और कोई कुछ कर भी नहीं रहा, मतलब दंदनाते फिर रहे हैं। ये एक सीसीटीवी फुटेज बड़ी वायरल हुई है आजकल सोशल मीडिया पर। मुल्तान में 6 नंबर चुंगी के बिल्कुल 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 मॉल ऑफ गुलगश्त बन रहा है, शायद उसी के बिल्कुल करीब करीब की थी। वो एक बंदा मोबाइल यूज कर रहा है, वो सिक्योरिटी गार्ड था, वो खुद मोबाइल यूज कर रहे और मौके पर
गन पॉइंट पर उससे मोबाइल स्नैच दो कर लोगों लिया से जाता है, और दो एक लोगों, चल और साथ जो हाँ, दूसरा गुजर रहा था वो फोन कर रहा था, उसने देखा है उसकी तरफ तो उसको भी जो है हाँ, वो मौके पर ही उसको भी गन पॉइंट पर उसका ऐसे मोबाइल ही ले है, लिया। ऐसे ही है। यानी हालात इस नहज तक आ पहुंचे हैं हम्म, कि आप ये देखें कि आज मुल्तान में पहले हम ये कहते थे कि यार कोई ऐसे, भाई ये तमाम चीजें कराची की हैं, ये तमाम चीजें आउट ऑफ सिटीज में हो रही हैं, हमारा मुल्तान जो है बड़ा सेफ एंड सिक्योर है। मगर अब तो हमारा मुल्तान, आप अपने इर्द गिर्द के अगर सिचुएशन देख लें, मैं अपने इर्द गिर्द की, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें बंदा आकर जरूर बताता है यार साथ वाली गली से चोरी हो गई है, साथ वाले घर में चोरी हो गई है, या कोई दूसरा बंदा आकर ये बता देता है यार मेरे अपने साथ चोरी हो गई है। और उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है, सबसे बड़ा, वो मैं ये समझता हूं कि जिस बंदे के साथ वकूआ होता है, जब वो 15 करता है तो पुलिस बहुत लेट पहुंचती है। ये सबसे एक नेगेटिव जो पॉइंट है ना। हालांकि देखा जाए तो डॉल्फिन जिस तरह से गश्त कर रही है, जिस तरह से पुलिस की नफरी है, तो ये तमाम चीजें कम होनी चाहिए, लेकिन ये बढ़ती जा रही अनफॉर्चुनेटली हैं। क्यों बढ़ रही हैं, क्या सिलसिला कार है इसका, अल्लाह बेहतर जानता है। इसका कोई ना कोई बेहतर प्लान तरतीब देना चाहिए। कोई हुकूमत को चाहिए नौकरियां दें ताकि पढ़े लिखे लोगों वही की बात है ना खपत कि हो हम किसी एक लोगों, जानिब। अभी हम जितने भी लोगों को देखें जो चोरी और डकैती के उसमें मुलजमान है होते हैं, वो यही यंग एज, ज़्यादातर टीनेजर होते हैं। आप बिल्कुल ऐसे 18 है, 19 20 साल, 21 साल, 22 साल, यही एज चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही जाहिर है। सी बात है, जब मुल्क में ही अभी हमारे जो हुक्मरान है वो ही नहीं इन चीज़ों को नोट कर रहे, तो जाहिर सी बात है हर बंदा जो है वो इस तरफ जराइम की तरफ जो है वो आगे अनस्टेबिलिटी की वजह से ये जराइम हमेशा बढ़ता है। और हाँ। क्योंकि अब इस टाइम जराइम बढ़ने की मेन वजह जो है ना, हमारी जराइम की शरह वो सिर्फ इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि अनस्टेबिलिटी है। जैसे ही स्टेबिलिटी हो जाएगी, जैसे ही मामलात स्टेबल होंगे, हमारी मैशत स्टेबल होगी, ये तमाम चीजें स्टेबल हो जाएंगी। बिल्कुल क्योंकि ऐसे हर ही है। बंदे को, हाँ, जब एक बंदा आटे की इतनी लंबी लाइन में लगा हुआ होता है और 3 घंटे बाद उसकी बारी आती है और उस टाइम भी उसे 10 किलो आटे का थैला मिलता है, तो आप ये सोचें उस पर क्या गुजरती होगी। वो तो यही ये सोचता चीज़ें तो होगा। बहुत ज़्यादा मतलब हर बंदे के लिए जो है ना वो बड़ी एक परेशान कुन इस टाइम जो है वो सूरत हाल है। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं, हम अपने मुल्क की मईशत को देखते हुए किस तरह इन चीज़ों का हल निकाला जा सकता है, ढूंढा जा सकता है, हमारी मईशत बेहतर हो? सबसे पहले तो ये है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम जब आएगा तो उससे मुआशी इस्तेकाम भी आएगा। आप देख लें, जब भी ये सियासी अदम इस्तेकाम शुरू होता है, कोई उससे जो है आप देखें मईशत हमारी गिरती है, डॉलर बढ़ता है, रुपया डीवैल्यू होता है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो हमारी सियासी जो अदम इस्तेकाम है इसको ख़त्म होना चाहिए। आप देख लें, मसलन तुर्की देख लें, कितना बड़ा ज़लज़ला है, देख वो बहुत कितना बड़ा ज़लज़ला है। और अल्लाह ताला अस्तगफुर, उनको, जो शहीद हुए हैं उन लोगों को अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। जितना भी वहाँ पे क्राइसिस है, लेकिन उन्होंने इलेक्शन की बात है, उन्होंने कहा टाइम पर इलेक्शन होंगे। आप मुझे बताएं, जब हमारा आइन कहता है कि जनाब अगर कोई कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली डिज़ोल्व होगी तो उसको 90 डेज के अंदर मैंडेटरी है, शेल भी लिखा हुआ के है, इलेक्शंस करवाए जाएं। इलेक्शन करवाए जाए। 224 सेक्शन जो है वो आइन पाकिस्तान का जो, अब उस पर क्लियर है, कोई और प्रोविजन है नहीं, तो ये क्यों नहीं जा रहे इलेक्शन की तरफ? ये पूरी दुनिया हमें देख रही होती है कि यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई कानून के हुक्मरानी नहीं है। उससे फिर पूरी दुनिया हमारे साथ बात करने से, मुआहदा करने से, हर चीजों से डरती है कि यहाँ तो जंगल का कानून है, जिसका दिल चाहे वही। अब जैसे देखें कि उन्होंने कहा जी इलेक्शन नहीं करवाने, क्यों नहीं करवाने? कि हम हारते हैं। क्यों बैठे हैं? हम अपने केसेस खत्म कर रहे हैं, आबे जमजम में नहलार। ऐसे ही है ना, पूरी लीडरशिप ने क्या किया है, आके महंगाई की है, रुपया डिवैल्यू हुआ है, और उसके बाद उन्होंने अपने केसेस खत्म कराए। अब मईशत को संभालना किस तरीके से? सबसे पहले यह है जो गवर्नमेंट के और हमारी ब्यूरोक्रेसी के जो अल्ले तल्ले हैं, इनको बंद करें। आप देखें कितने लोग सिर्फ प्रोटोकॉल पे लगे हुए हैं, कितनी गाड़ियां प्रोटोकॉल पे लगी हुई हैं। इसका आम आदमी को क्या फायदा है? एक आदमी तो, खवातीन को मैंने देखा है, बहुत दुख होता है कि आटा लेने के लिए वो ट्रक के पीछे भाग रही होती है, उन अपने दुपट्टा हाँ, को मतलब बहुत पता ही नहीं होता। ये क्राइसिस एक है। कहते हैं और ना, उधर जनाब एक मिनिस्टर साहब जो पूरी जिंदगी जो वैसे इधर घूमते हैं, कभी उनको कोई खतरा नहीं होता, जब वो मिनिस्टर बनते हैं तो उन पर बहुत बड़ी कोई पता नहीं खतरे शुरू हो जाते हैं, और जनाब वो 2-2 गाड़ियां लेके आगे पीछे भाग रहे होते हैं।
इसी तरह ये ये हमारा इंतजामिया का प्रोटोकॉल भी, सिस्टम वाला जो है ना ये बात, इस ये सिस्टम की चीजें अपने हमेशा गवर्नमेंट को हमें जो हाँ फजूल अखराजात हैं उनको उनको कंट्रोल, कम करना चाहिए, उनको बिल्कुल कम ऐसे करना चाहिए, और फिर ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए जिससे हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े। बड़े बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक हम जो पूरी दुनिया से इंटरलिंक नहीं होंगे हमारे जो, और फिर ये देखें ना कि अब हमारी फैक्ट्रियां तो मोस्टली बंद हो रही हैं, हाँ जी बिल्कुल, अब हमारी उससे जो है हाँ ये बेरोजगारी बढ़ प्रोडक्शन रही तो है, हमारे उससे जो उसमें जराइम की बात हो रही थी उसमें भी ये रीजन है। आप देखें इन दिनों में कितने यूनिट हैं जो बंद हुए हैं। क्या है कि गवर्नमेंट को फैसिलिटेट नहीं कर रही, वो इतने बिजली महंगी देते हैं, इतने जो हमारे रॉ मटेरियल है वो इतना महंगा हो गया है कि वो प्रोडक्ट हमारी जाके वहां कंपटीशन में आती नहीं है, अगर हम उसको रेट ही हम वो पूरा नहीं कर पाते। अरे इस ये वजह से देखिए ये चीजें जो किसानों है, के हवाले से अगर हम बात जी करें तो उनको कोई रिलीफ नहीं मिल सका, जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन की बात करें ज़राअत के हवाले से तो हमारी ज़राअत जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो मैडम, गई है। उसमें ये देखें कि अगर ये सिर्फ बीज और इनको कंट्रोल करें, जो फर्टिलाइजर है वो एक नंबर दें, ठीक है, थोड़ा सा फैसिलिटेट करें। अब किसान जो गलती से कर्जा ले ले, यकीन करें वो पता बड़ा नहीं अब मुश्किल है। उसके 24% जो है ना उसकी जो रेशो उन्होंने ट्रस्ट की लगाई है, अगर थोड़ा सा वो डिफॉल्ट कर दे 24%। मैं देख रही थी कि जो है ना जो किसान हैं जिनको गंदम उन्होंने अपनी काश्त की, वो उन्होंने पहले वक्त से पहले ही उसको काट के जो है वो जानवरों के लिए उन्होंने चारा बना दिया। मतलब ये हालात हैं कि लोग अब इस पे आ गए हैं कि हमें भी कुछ और चीज जो है वो काश्त करनी चाहिए जिसमें हमें कुछ फायदा मिल सके। जी गंदम के बिल्कुल रेट्स ऐसे बढ़ने ही, की वजह से जो जी है उन बिल्कुल लोगों ने ऐसे ही। इस तरह के जो है वो अब किसान परेशान है। मतलब किसानों के लिए भी हम अब खुराक की तरफ जाएंगे तो हमें खुराक की कमी कभी आगे से जो है इसको भी फेस करना बिल्कुल पड़ेगा। ऐसे तो हालात जो हैं वो दिन ब दिन खराब होते दिखाई दे रहे हैं, मतलब कोई हम बेहतरी ऐसे उसमें नहीं छोटे दिखाई दे छोटे रही। प्रोजेक्ट जो ला सकते हैं जिससे हमारी जो मईशत है वो फौरी तौर पे खड़ी हो सकती है। जैसे आप देखें कि ये जो जानवर हैं पालना, मवेशी वगैरह, उसका को अच्छे से हम जो ब्रीड्स है वो मंगवा लें, उसका देखें रिजल्ट कितना है। कोई गवर्नमेंट किसी लेवल पे सरपरस्ती तो करे, कोई यहाँ का जो, आप देखें सनतकार परेशान है, माल उनका खड़ा है, आके जनाब सी पोर्ट पे कंटेनर पड़े, यहाँ एलसी नहीं खुल रही, ऐसे ही है। और तो ये काश्तकार का हाल यही है, सनतकार का हाल यही है, तो फिर मुल्क की मैशत कैसे ठीक होगी। बिल्कुल ऐसे ही। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं शेख वालीउद्दीन बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? जी अभी सर का टॉपिक सुन रहा था, क्राइम के हवाले से, स्ट्रीट क्राइम वगैरह के हवाले से जो बात हो रही है, उस हवाले से मैं ये कह कहूँगा कि सर ने ऐसा कहा आजकल जैसा कि बेरोजगारी है और लोग जो है इससे मतलब ये भी एक वजह हो सकती है। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ ये ऐसा भी होगा, लेकिन ये 100 में से 2% होगा, 100 में से 2% होगा। लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए जिस तरीके से लोग जो एक दूसरे को जो मार दे रहे हैं, बिल्कुल ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल जो हैं क्राइम करने वाला, खासतौर पर कराची में जो देखा जा रहा है, जिस तरीके से AK-47 लेकर एक बंदा जो है आ गया और जो है वो उसने जो है पूरे होटल को जो है लूट लिया, पिक्चर में भी देखा जा सकता है और काफ़ी वायरल हुई वीडियो। और इससे तो यही लगता है कि ये प्रोफेशनल है बिल्कुल जिस तरीके से, और फिर से पहले जैसा हुआ वाकया देखे जा सकते हैं। तो इतने दिरेल तरह से करेंगे, करता है इंसान जब वो अपना इतना एतमाद के साथ, तो इससे तो यही जाहिर होता है कि ये लोग करते हुए आए। जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो क्या मतलब वो अगर बेजार भी होते हैं तो वो 2% होंगे 100 में से, जबकि वो भी बहुत सोच समझ के। बस ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमारे हालात को बेहतर करे और इस तरह के जो वाकयात हैं ये कम हो हमारे मुल्क में। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। अच्छा, जाहिर सी बात है कि हम लोग ये बात कर रहे थे कि क्राइम दो शरह भी है, लेकिन ये बढ़ती जा रही है ना दिन ब दिन। अगर 2% भी है तो उसमें अब मजीद इजाफा होता जा रहा है। जो हमारे नौजवान हैं वो इस तरफ आ रहे हैं। बात इन्होंने बहुत अच्छी की है, इन्हीं की ही बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। 2% लोग पहले नहीं थे, अब वो 2% भी आ गए हैं। हाँ। अब वो 2 से आगे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 4 हो रहा है। ये इसी रेशो से बढ़ रहा है। अब आप देख लें कि एक अगर किसी का दोस्त है, कम्युनिटी आपकी बहुत ज्यादा आपकी मेंटल कैपेसिटी पर और आपकी चीजों को बढ़ाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाँ। आप अगर देखें कि एक किसी का दोस्त
पढ़ा लिखा दोस्त, उसके दोस्त भी पढ़े लिखे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। पढ़ा लिखा किसी का दोस्त अगर इस कैटेगरी में आता है ना, तो वो दूसरे दोस्त को कहता है यार तूने तो कितने पेपर्स दिए हैं, तू अभी तक पास नहीं हो रहा, मुझे देख, मैं तो सिर्फ एक गन लेकर और मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ, कोई मसला भी नहीं है, टैका अलग है, मेरे पास गन भी है, मुझे चैम्बर भी मारना, मैं तो 4-5 गोलियां ऐसे हवा हाँ हवा वही ना, ये अपनी कैबिनेट जो है ना आपकी बड़े मैटर करती है, आपका माहौल, आपका इर्द गिर्द का, आप जहाँ बैठ रहे हैं, ये सब चीजें जो हैं वो बड़ी। ये आप मैटर देखें कितना करता है कि वो एक बंदा जो पढ़ रहा है, टेस्ट दे रहा है और वो हर टेस्ट में फेल हो रहा है या इंटरव्यू तक अगर जाता है तो आगे से उसे सुनने में ये बात मिलती है कि जी आपके पास पैसे नहीं है या आपके पास सिफारिश नहीं है उस तरीके से, तो ये यू डोंट डिजर्व दिस सीट, आप इस सीट के एलिजिबल भी नहीं है कि आप इस सीट तक आ सकें। ठीक है, आपने टेस्ट तो पास कर लिए। और दूसरी जानिब आप देखें कि उसी का दोस्त एक गन लेकर लाखों रुपए अगर वो कमा रहा है, तो वो भी यही कहेगा, वो कहेगा यार तू अकेला है, तू और मैं मिलके 2-11 हो जाते हैं और इकट्ठे मिलके गैंग बना के हम ये डकैतियां चीज स्टार्ट तो करते जाहिर सी हैं। बात है, ये चीजें बहुत ज्यादा लोगों में ये आती हैं। 2% है लेकिन ये अब बढ़ रहा है, इसे यहीं कंट्रोल किया जाए तो मामला सेट हो सकता है, नहीं तो फिर आगे मामला जो है वो ज्यादा खराब हो सकते हैं। इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव। अली रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। अली से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, शहर वाले मुल्तान में सब्ज़ी फलों के वाले से बात की है तो मुल्तान शहर में सब्ज़ी फलों की कीमतों में उतराव चढ़ाव देखने में आ रहा है। मुल्तान में बात की जाए अगर फलों में, तो फलों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि सब्ज़ी की कुछ जो कीमतें उसमें कमी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं फलों में जो खासे महंगी है, क्योंकि चंद ही रोज़ में मुल्तान में अगर बात की जाए तो गोल्डन सेब उसकी कीमत में खासा इजाफा है। गोल्डन सेब आज मुल्तान में 200 से लेकर 240 से 300 तक, जबकि गोल्डन सेब के अलावा सेब काला कोल्हू जो है मुल्तान में 300 से लेकर 350 रुपये। मुल्तान में मौसमी फल स्ट्रॉबेरी जो है खासी महंगी है, स्ट्रॉबेरी कहीं 480 तो कहीं 800 रुपये फी ग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रही है। केला जो अव्वल है वो खासा महंगा हो गया और शहर मुल्तान में अगर बात की जाए केले की तो केला अव्वल जो 240 से लेकर 250 रुपये फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त। इसी तरह बात करें मुल्तान में मौसमी फल बेर की, तो बेर मुल्तान में आज 200 रुपये, जबकि अगर बात करें जाते फल यानी कि किन्नू की, तो किन्नू खासा महंगा हो चुका है। किन्नू आज मुल्तान में 150 से लेकर 180 रुपये फी ग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। अनार आज मुल्तान में जो है वो 500 रुपये फी ग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। अंगूर जो है वो 600 से 700 रुपये, जबकि अगर बात करें हम इसके साथ साथ दीगर अहम फलों की, तो दीगर अहम फलों में जो तमाम जो फल हैं उनकी कीमतों खासा इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरह बात करें सब्जियों के हवाले से, तो सब्जियों में मुल्तान शहर में सबसे पहले बात कर लेते हैं लहसुन अदरक जो कि हनांडी में इस्तेमाल होते हैं। लहसुन अदरक जो है आज मुल्तान में खासे महंगे हैं। लहसुन अदरक आग मुल्तान में जो है 400 रुपये फी ग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। मौसमी सब्जी सुहाजना उसकी कीमत में कमी है, सुहाजना आज मुल्तान में 120 रुपये, जबकि घिया कद्दू अगर बात की जाए मटर की तो वो भी 120 से लेकर 130 रुपये फी ग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। मुल्तान शहर में बात की जाए तो मौसमी सब्जी यानी कि शलजम मूली गाजर जो है सस्ती हो चुकी है। शलजम मूली गाजर 40 से 50 रुपये, जबकि टमाटर भी जो है मुल्तान में 60 रुपये फी ग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया अली रियाज आपका। और अच्छा, जिस तरह अभी मौसम में जो है हम बात करें, क्योंकि हसन हमेशा हमें वेदर बताते रहते हैं, तो मौसम अब काफ़ी चेंज हो गया है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा फील होने लग गई है अभी, क्योंकि मार्च का फरवरी का एंड चल रहा है और फिर मार्च में माह रमज़ान भी आने वाला है, तो अभी से जो है ना वो चीज़ें एहसास एसी दोबारा मुझे लगता है स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिनों तक, जो सूरत हाल चल रही है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। असल में हुआ यूं है कि क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से ना मुल्तान में इस मरतबा फेब के मिड से ये एक हीट वेव आई है। हाँ, वो हीट वेव आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे इंसानी सेहत के लिए तो वो जितनी ख़तरनाक थी सो थी, हमारी जितनी भी ज़राअत है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी, क्योंकि इस टाइम गंदम के खोशे जो है ना वो इस टाइम निकल रहे थे, वो फोट मार रहे थे, तो वो उसके एकदम मौसम जब चेंज होता है ना तो वहीं के वहीं खोशे सुकड़ जाते हैं। वो जब सुकड़ते हैं तो वो गंदम की पैदावार जब कम होगी तो वो मामलात फिर आगे, हमारा तो मुल्क सारा है ही ज़राअत के लिए। पिछले लास्ट भी मार्च में यही सूरत हाल थी कि घर में आपके एसी जो है वो चलना स्टार्ट हो गए थे। अब भी वही सूरत हाल है कि गर्मी जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। दोपहर के टाइम तो अब भी पंखे चलने स्टार्ट हो गए हैं, सिर्फ सुबह के टाइम आते जाते हुए थोड़ा सा ऐसे फील होता है, लेकिन वो भी 8 बजे 8 साढ़े 8 9 बजे करीब तक। कहते हैं मौसम का क्लाइमेट चेंज का बात हो रही है, उसी तरह सियासत में भी जो है ना बहुत ज्यादा गर्मी है इस टाइम, जो सियासी सूरत हाल है वो बड़ी गर्म चल रही है ना सर।
ऐसे ही बिल्कुल। अरे इसमें जरा ठंड लाने की जरूरत है, थोड़ा हुक्मरानों को भी जरा वो ठंडा करने की जरूरत है कि एक ही हम पे इकट्ठे हों, कुछ मुल्क के बारे में सोचा जाए, कुछ अच्छा सोचा जाए। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप क्या समझते हैं, मुजफ्फरगढ़ के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि जनूबी पंजाब को हमेशा जो है ना वो पीछे रखा जाता है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सूरत हाल अजीब सी है हमारे। अगर हम रोड्स की बात करें, साफ पानी की बात करें, डेवलपमेंट के हवाले से बात हो, हमारे हॉस्पिटल्स की बात हो, एजुकेशन की बात हो, तो हम बहुत पीछे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं आपको बताता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ अभी रिसेंटली कोटादू डिस्ट्रिक्ट बना है, अगर उसको भी मिला के आप इसकी आबादी को देखें तो वो तकरीबन 45-46 लाख 47 लाख आबादी का ज़िला है। और मैं कहता हूँ कि ये इस ज़िले से लिया ज़िला पहले इससे निकला है, ये बखर तक ये ज़िला जाता है। और सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि 1956 में एक यहाँ पे DHQ जो हॉस्पिटल है वो बना था, THQ जो बने थे 1956 में। उसके बाद कोई हॉस्पिटल, ये सिर्फ आके तुर्की वालों ने मेहरबानी की, जो ये आजकल तैयब उर्दगान हॉस्पिटल जो है वो भी एक 250 यानी बेड का हॉस्पिटल है। उससे पहले तो यहाँ पूरे ज़िले में आज तक देखें, जब 1956 में जब ये बना था उस वक्त की आबादी का तनासब लगा लें और आज की आज का लगा लें तो उसके लिए एक DHQ क्या कर सकता है, ठीक है। और फिर देखें उस वक्त से अब तक हमारा इतना कदीमी ज़िला है, एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है और एक यूनिवर्सिटी का कैंपस भी नहीं है, ना कोई वहाँ पे आप देखें जिन्हें यूनिवर्सिटी है, कोई प्रोफेशनल वहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है। सही। अपना इतने अरसे से ऐलानात होते रहे लेकिन आज तक काम नहीं हो सका, आज तक काम नहीं हो सका। उसके जिम्मेदार मैं तो कहता हूँ कि वहाँ के जो सियासतदान है वो आज तक क्या करते रहे, क्यों नहीं उन्होंने, वो सिर्फ सियासत में खराबी ये है कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ना उनका घर वहाँ, ना उनके बच्चे वहाँ रहते हैं, ना वहाँ इलाज करवाते हैं, ना वो पढ़ते हैं। उनका मसला नहीं है, मसला आम आदमी का, जो कॉमन मैन है उसका। जब तक वो लोग नहीं आएंगे उस वक्त तक सियासत में तब्दीली नहीं आ सकती। यही लोग जिन इन्होंने तो अभी वो रज़ा रब्बानी खान साहब हैं, वो MNA बने हुए हैं, वो तो फॉरेन से पढ़ के आए, उन्हें क्या फर्क पड़ता है मुजफ्फरगढ़ में। अब देख लें 40 साल से वो इक़्तिदार में, उनकी फैमिली जो है 40 साल से इक़्तिदार में, लेकिन कोई उन्होंने आज तक एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सकी। एजुकेशन के पे तो काम हो ही नहीं सका आज तक। हो ही नहीं हमारी सका। बेसिक चीजें हमारी यही हैं जी कि बिल्कुल एक आम जो बंदा इलेक्शन के जब भी इलेक्शन हुए वोट देने जाता है तो वो ये रिलीफ मांगता है ना कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, हमारा एजुकेशन है, हमारा इलाज है, हमारी सेहत है, हाँ, ये सबसे अहम जो है ये दोनों चीजें। अब देखें वहाँ गरीब लोग सारा दिन वो क्या हो रहा है, अताई डॉक्टरों के पास और जनाब ऐसे ही जाके प्राइवेट क्लिनिक्स पे, जिनके पास रोटी नहीं है वो जाके वहाँ कहीं से कोई भेड़ बकरी को मुर्गियां बेच के वो अपनी दवाई लेगा, आटा लेगा, क्या करेगा? ये गवर्नमेंट का काम है। ये जो फैसिलिटीज हैं ये प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। और फिर आप यकीन करें मैडम, कितने अरसे से ये बात चल रही है, ये कातर रोड वाली जो मुजफ्फरगढ़ से अलीपुर वाला ये जो रोड है, ये अच्छा जरूरत है वहाँ इसको डबल करवाना। सही। इसकी वजह से आए रोज हादसा होते हैं और यकीन करें पता नहीं कितने लोग, खवातीन, बच्चे और जनाब मर्द जो है वो अपनी जान से गए इसी रोड की वजह से। वहाँ इतना रश है, इतनी ट्रैफिक है और उसमें कोई उन्होंने उसको डबल रोड नहीं कर सके। तो ये जो चीजें हैं, मैं कहता हूँ रोड्स और सबसे पहले जो है तालीम, फिर सेहत। आप बात कर रहे थे कि जी क्राइम रेशो बढ़ गई है, उसकी रीजन ये है कि हम तालीम का मौका नहीं देते हैं तो कोई ऐसी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नहीं है, कम है। ये हमारा जो गरीब इलाका है, अब देखें यहाँ से बंदा लाहौर पढ़ने जाएगा वो कैसे अफोर्ड करेगा, वो तो मुल्तान का भी बड़ी मुश्किल से अफोर्ड करता है। ऐसे ही है, तालीम हमारी दिन ब दिन महंगी हो रही है। हाँ, मतलब तो वो लोग फिर क्या होता है, वो पढ़ नहीं सकते, बेरोजगार बन के वहाँ घर खड़े होते हैं। फिर वहाँ हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रियल स्टेट आज तक नहीं बन सकी, आज तक मुजफ्फरगढ़ की गल्ला मंडी नहीं बन सकी। देखें ये हाल है। सितम ज़रीफ़ी ये है, ये तो एक आम तहसीलों पे भी बनी हुई है लेकिन इनका कोई सिस्टम नहीं है, किसी ने आज तक इस पर तवज्जो ही नहीं दी। कोई ऐसा सिस्टम अब वहाँ पे तालीमी इदारे और ख़ास तौर पे
मैं ये चाहता हूँ कि कोई टेक्निकल जो इदारे हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, जहाँ से हमारे स्किल्ड लोग निकलें और वहाँ मकामी जगह से वो बाहर ओवरसीज में जा सकते हैं। बहुत सारे मामला हमारे ठीक हाँ हो सकते हैं। अच्छा, हमारे क्योंकि हमारे पाकिस्तान में देखें नौजवान बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर नौजवानों को, अगर उनकी जो उनके अंदर पोटेंशियल है, उनके अंदर बहुत एनर्जी है, लेकिन अगर हम लोग इस तरफ उनको नहीं लेकर आएंगे तो जाहिर सी बात है, जिस तरह जराइम की बात हो रही थी, तो लोग इस तरफ ही ज़्यादा बढ़ेंगे, शॉर्टकट की तरफ जाएंगे, आसानियाँ ढूंढेंगे कि किस तरीके से जो है हम अपने ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि जाहिर सी बात है, एक घर में अगर 3-4 बच्चे हैं तो फिर या तो फिर एक ही बच्चे को तालीम दिलवाई जा सकती है, तो बाकी बच्चे फिर क्या करेंगे? ऐसे ही। तो ये बड़ा ज़रूरी हो गया है कि चीज़ों को सेटल डाउन करना। अगर वक्त फिर हमारे यहाँ ये थोड़ा सा है, हमारे सियासी हुक्मरान अभी तक ब्लेमिंग गेम्स पे ही चल रहे हैं। मतलब आपने ये किया, आपने वो किया, आपकी हुकूमत ने ये किया। जिन लोगों ने इतने साल हुकूमत की, उन्होंने क्या दिया? ये तो आज तक क्वेश्चन मार्क है कि आप लोगों ने क्या किया। जो 30 साल तक, 40 साल तक वो रह गए। अब एक टेन्योर को तो डिस्कस करते हैं, अपने वाला नहीं करते, अपने वाला नहीं करते, हमने क्या किया। और फिर ये मैं ये कहता हूँ कि पुलिस में भी जो है इस्लाहात की जरूरत है, यहाँ भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। जी बिल्कुल। ये पुलिस के अंदर जो करप्शन है, पुलिस के अंदर जो सिफारशी कल्चर है, पुलिस की जो तैनाती है खा वो सियासी बुनियादों पर हैं, अब तो SHO लगने के लिए पैसे दे रहे हैं लोग। सही बात है। ये जो कल्चर है उससे जो है ये ज्यादा नुकसान हुआ है। अब ये देखें कि अब ठीक है, जुर्म पूरी दुनिया में है, लेकिन वहां पे ये है कि जैसे ही कोई जुर्म करता है फौरन पकड़ा जाता है, बिल्कुल ऐसे उससे ये जुर्म रुक जाता है। यहाँ पे पकड़ा नहीं जाता, उसको छूट मिलती है। हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है उसको ट्रेस करने का, और ये इससे जो है फिर ये मामला ज्यादा खराब हो रहा है। आप खेतरान वाला वाकया देख लें। हाँ अभी आप मतलब आप वो उसको बाइज्जत बरी हो गया, और मतलब इस तरह के वाकया जब हम देखेंगे कि जब आपको इंसाफ ही नहीं मिलेगा, आपको लोग जाहिर सी बात है इंसाफ ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं ना, हुक्मरानों के पास भी, अदालत का भी दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कभी भी इंसाफ की जीत नहीं हो सकी। हमेशा इंसाफ से लोग जो है वो नाराज नजर आए हैं, लोगों से, हुक्मरानों से, अदालतों से, कि हमें इंसाफ नहीं मिल सका। कानून हमेशा अपना रास्ता अपनाता है, लेकिन जब कानून की बालादस्ती नहीं होती ना, तो उस टाइम जराइम बढ़ता है। जब भी कभी जुल्म का निज़ाम कायम होता है ना, तो उसके पीछे बेसिक जो वजह होती है वो नाइंसाफ़ी होती है। आप तारीख उठाकर देख लें, जब भी कभी जुल्म हुआ है, जब भी कभी जुर्म बढ़ा है या जो कुछ भी हो, उसके पीछे वजह जो है ना, वो क्या थी? नाइंसाफ़ी थी, कि गरीब को इंसाफ नहीं मिलता था, और अमीर उस इंसाफ को तोड़ के चला जाता है। अमीर के लिए तो कानून है ही नहीं ना। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि कानून मकड़ी के जाले की तरह है। गरीब और छोटे छोटे जो मच्छर होते हैं वो तो उसमें फंस जाते हैं, लेकिन जब एक कोई बड़ा हाथी गुजरता है तो वो मकड़ी को भी मार डालता है और उसका जाला भी तोड़ देता है। आसानी हो जाती है ना लोगों के लिए। ऐसे इस पे मजीद भी हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही अटर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी हमारी पुलिस के हवाले से भी। एक तो हमारे यहाँ के एक ट्रेनिंग की जब बात होती है, जब भी चाहे हमारे टीचर्स हों, चाहे हमारे इदारे हों, तो हमेशा बात करते हैं कि ट्रेनिंग की बड़ी ज़रूरत रहती है, कि किस तरह इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और किस तरह हम अपने इन इदारों में बेहतरी ला सकते हैं। अभी हम बात करें कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जो है उसमें मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह होने से पहले कारकर्दगी उसकी क्या रही है, इस हवाले से भी बात कर लेते हैं। बेसिकली ट्रेनिंग जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी काउंसलिंग से होती है। आप चाहे बड़े लेवल को उठाकर देख लें या छोटे लेवल को उठाकर देख लें, जब आप किसी की काउंसलिंग करते हैं ना, तो काउंसलिंग से मामला बहुत अच्छे चलते हैं। आपको एक डायमेंशन पता चल जाती है कि इस डायमेंशन में मैंने खुद को भी लेकर चलना है और जो आने वाले लोग हैं उन्हें भी लेकर चलना है। जब इदारे की अपनी ही डायमेंशन नहीं होगी, इदारे को खुद ही नहीं पता होगा कि मैंने किस सिमत में जाना है। अगर 6 अफसर हैं, 2 का मुंह एक तरफ होगा, 2 का मुंह एक तरफ, 2 का मुंह, और आपस में ही इख्तलाफात होंगे, और 6 अफसरों के नीचे काम करने वाले जो हैं वो तकरीबन हजारों मुलाजमीन होंगे, तो वो तो आप फिर यही कहेंगे कि मेरा अफसर जो है वो इस चीज को सपोर्ट करता है, मेरा अफसर इस चीज को सपोर्ट करता है, और फलाने का अफसर जो है वो फिर
भेड़ भेड़ बकरियों वाला हिसाब किताब होगा ना। डायमेंशन जब आपको पता चल जाता है ना, मैंने एक इस विजन के तहत उस जगह तक पहुंचना है, तो फिर इंसान के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। इसी तरह से पुलिस में भी इस्लाहात, जो अभी बात हो रही थी कि इस्लाहात की जरूरत है, लेकिन वो करेंगे कैसे, कौन करेगा? हाँ। आखिर हम में से ही कोई जाएगा ना, आखिर पुलिस अफसरान में से ही कोई आगे बढ़ेगा, बारिश का पहला कतरा बनेगा और वो इस्लाहात करेगा। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की जहां तक बात है, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान का एक बेहतरीन, अगर बात की जाए ना, तो वो बेहतरीन कॉलेज जो है वो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है। पहले भी यहाँ पर इफ्तिताह हुआ है लाइब्रेरी का, ई लाइब्रेरी का, तकरीबन 3.5 लाख से जायद किताबें जो है ना वो उसमें रखी गई हैं। अब पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में बेसिकली कोर्सेज होती हैं, वो कांस्टेबल, जितने भी कांस्टेबल भर्ती होते हैं ना, इनकी भी वहाँ पर ट्रेनिंग होती है। इसके साथ साथ जितने ऑफिसर्स होते हैं उनकी भी वहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जाती है, यानी डीएसपी हो गया, एसपी हो गया, जितने लोग हैं इनकी भी वहाँ पर ट्रेनिंग होती है। तो अब जो नए मंसूबों का इफ्तिताह हुआ है, उनमें एक तो ई लाइब्रेरी है, वो तकरीबन 1-1.5 माह पहले उसका इफ्तिताह हुआ है। अब बिल्कुल रिसेंटली इफ्तिताह हुआ है यहाँ पर हॉस्पिटल का, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर ही हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसकी वजह से यानी जो भी कांस्टेबल होंगे या कोई ऑफिसर्स होंगे या वहाँ का रिलेटिव अमला जितना भी होगा, वो बाहर के हॉस्पिटल्स जाने के बजाय यहीं डॉक्टर्स हायर किए जाएंगे और यहीं पूरा डिस्पेंसरी भी अंदर है, मेडिकल स्टोर, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट जो होगा, या वो जो उनका हिसाब किताब होगा वो इस हिसाब से वहाँ पर, वो तकरीबन 10 बेड्स पर मुश्तमिल एक हॉस्पिटल बनाया है, अंदर ही डिस्पेंसरी भी है, अंदर ही मेडिकल स्टोर भी है। और उसके साथ दूसरी जो मेन चीज़ का इफ्तिताह हुआ है वहाँ पर, वो विजिटर्स प्लेस का इफ्तिताह हुआ है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जितने भी वहाँ पर स्टूडेंट्स या जो मुलाजमीन वहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, उनके जब घरों से उनके वालदैन, उनके बच्चे या उनके बहन भाई जब मिलने आते हैं, तो पहले जगह नहीं थी, पहले अच्छा, अभी जो है वो जगह बना दी पहले बिल्कुल ऐसे कुछ बेंचेस पड़े हुए थे, वो सर्दी है तो वो धूप में बैठ जाते थे, गर्मी है तो वो दरख्त की छांव में बैठ जाते थे, या कोई ऐसे एक छोटा सा ऐसे तंबू कनाट टाइप लगाकर, वो थोड़ा सा शेड लगाकर और वहां पर बैठ। अब वहां पर अंदर तकरीबन 6.5 मरले कवर्ड एरिया में जो है वो 2 बड़े बड़े हॉल्स बनाए गए हैं। वो बिल्कुल यानी एंटर होते ही वहीं पर बनाए गए हैं, ताकि जितने भी विजिटर्स आए वो अपने, उनके बच्चे हैं, वालदैन हैं, वो अपने बच्चों से मिलें, बहन भाई किसी का अगर कोई ट्रेनिंग कर रहा है तो वो वहाँ पर ट्रेनिंग करें। सर्दियों के हिसाब से वहाँ पर उन्होंने हीटर लगाए हैं, गर्मियों के लिहाज से उन्होंने एसी वगैरह, और हर आने जाने वाले के लिए ठंडे गर्म पानी का बंदोबस्त, यानी एक बहुत ही अच्छा मंसूबा जो है वो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में उसका इफ्तिताह हुआ है। वो जब वहाँ आए हुए थे एडिशनल आईजी पुलिस ट्रेनिंग डॉक्टर तारिक चौहान, तो उनसे जब हमारी बात हुई तो वो उन्होंने सारा क्रेडिट दिया था ये कमांडेंट जो हैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के, गौहर मुश्ताक भुट्टा, उन्हें कि जी हमारे और जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी अजला में और कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर किसी भी कॉलेज में हॉस्पिटल नहीं है। ये पहला इनिशिएटिव मुल्तान ट्रेनिंग कॉलेज से आया है कि यहाँ पर इन्होंने हॉस्पिटल भी बनाया है, अंदर बेड्स भी हैं, मेडिकल स्टोर भी है, डिस्पेंसरी भी है। तो ये इनिशिएटिव जो है वो एडिशनल आईजी पंजाब के थे पूरे वो, तो वो कहने लगे कि यार मुझे बहुत खुशी हुई है कि इस तरह के कमांडेंट भी हैं कि सिर्फ वो अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए नहीं, असल ओरिजिनल वो वर्क करके दिखा रहे हैं और बता रहे हैं यही कि लोगों की असल जरूरत होती है ना, कि आपको कि अच्छे लोगों की जो आए और अच्छा काम करें, जो लोगों के लिए आसानियां करें। मतलब लोग तो चाह रहे हैं ना कि रिलीफ मिले। अगर कोई हुक्मरान के, जिसको हम इलेक्शन के वाले बात करें, कि किसी को वोट देते हैं तो उसका यही होता है कि वो कहते हैं कि हमें उस चीज का रिलीफ मिल सके, या हमने जिसको वोट दिया है, जिसको हमने सीट पर जितवाया है, वो एटलीस्ट हमारे बारे में सोचे। अच्छा, ये कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरा सवाल हसन मलिक साहब से है। मैं अभी देख रहा था, उनके कुछ टिकट्स भी आप लोगों के नीचे चल रहे हैं। एक तो पतंगबाजी आजकल मुल्तान शहर में बहुत आम है, जिसमें केमिकल डोज यूज होती है, कई हादसा भी हो रहे होते हैं। तो इनसे मैंने पूछना है, ये पुलिस वगैरह की भी बातें कर रहे हैं, कानून की भी, तो इस हवाले से पुलिस क्या कर रही है, और मीडिया को भी इस हवाले से आगाही देनी चाहिए कि मतलब पतंगबाजी को रोका जाए, पुलिस को भी उठाना चाहिए कि वो इस चीज को रोकें। और दूसरा सवाल है, इन्होंने जो 75 से 70 साल जो बुजुर्ग तालीम हासिल कर रहे हैं, इस चीज को तो उजागर किया, लेकिन वो छोटे बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, जो भीख मांग रहे हैं, उस हवाले से भी स्टोरीज करनी चाहिए। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन तक बात पहुंचानी चाहिए, पब्लिक को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का।
कॉलर बड़े गौर से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। अच्छी यकीनन बात है ना, वो अच्छा लगता है कि जब आप बड़ी अच्छी बात है। और सवाल इन्होंने बहुत अच्छा किया। ये हॉट इशू है मुल्तान का कि जितनी पतंगबाजी हो रही है, हाँ। असल में पतंगबाजी बिल्कुल बैन है। और ये तकरीबन आज से आज बैन से नहीं है, हाँ। ये तकरीबन पिछले कोई 12-15 साल से पंजाब में स्पेशली बिल्कुल मुकम्मल बैन है और जुर्म है। उसी के फौरन बाद एक्ट आया था कि जितने लोग भी पतंगबाजी करने में पकड़े जाएंगे वो 1 साल कैद होगी और उसके साथ साथ जुर्माना होगा। और उनके खिलाफ एफआईआर जब दर्ज होगी तो वो उनके करेक्टर सर्टिफिकेट में शामिल की जाएगी कि वो अगर जब कहीं बाहर जाने लगे, फॉरेन में किसी कंट्री में जाने लगे, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि करेक्टर सर्टिफिकेट में ये पतंगबाजी करते हुए पकड़ा गया था। और साथ ही अगर वो गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएगा तो भी उसके लिए प्रॉब्लम होगा। मगर अनफॉर्चुनेटली अब हम देखते हैं, आप ये देखें कि मैं आपको अगर अपना पर्सनल वाकया सुनाऊं ना, 1 साल पहले की बात है, ईद उल अजहा की। हमारे बिल्कुल घर के दीवार के साथ दीवार है और वो जा रहे थे, यूसुफ रजा गिलानी वाला फ्लाईओवर है ना हमारे ऑफिस के बिल्कुल साथ, यहाँ से वो जा रहे थे, उनकी गर्दन पर डोर फिरी। ईद का तीसरा दिन था, मौके पर उनकी डेथ हो गई थी। और मुझे इस तरह के हादसा और मुझे आज भी याद है कि पूरा मोहल्ला हमारा और उनके घर में ऐसे कोहराम मच गया था। ईद का तीसरा दिन हो, आप खुद सोचें। नहीं, ये वाकई और फिर बहुत सारे ऐसे बच्चों के वाकयात हुए जिसमें बच्चियों की जाने गई, बच्चों की जाने गई, बच्चे छतों से नीचे गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं क्योंकि ध्यान नहीं होता ना। आपने अगर मोटर बाइक पे बच्चे बैठे होते हैं आगे, तो वहाँ क्योंकि जो डोर स्पेशल की जाती थी उसको एक कॉलेज आ जा रहे होते हैं, तो उस वक्त ये कितने वाकयात हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी भी हम डोर की अगर बात करें, जब प्रॉपर जश्न बहारा के हवाले से अगर हम बात करें तो पतंगबाजी की जाती थी, स्पेशल छतें सजाई जाती थी, वो एक बड़ा अपनी एक महफिल भी रंग भी हुआ करता था, लेकिन उससे लोगों का बड़ा नुकसान हुआ, लोगों की जानें गई। आज भी दुनिया भर में 14 जनवरी को काइट फ्लाइंग डे मनाया जाता है, आज भी पूरी दुनिया भर में। लेकिन वो क्या होता है वहां पर, ये हमारे यहाँ फिर एक बड़ा बैड कल्चर आ गया केमिकल डोर वाला। वो इतनी ऐसी केमिकल लगाई जाती है कि फौरन आप टूटती नहीं है, वो ऐसे वो खिंचती चली जाती है लेकिन टूटती नहीं है। तो आप ये देखें, एक बंदा जो स्पीड से मोटर बाइक पर जा रहा है और वो जब टूटेगी नहीं, वो तो उसने बिल्कुल तेज धार आले की तरह वो डोर फिरनी और कट जाने। बिल्कुल ऐसी है। इस तरह की जो वाकयात हैं, इनको वाकई इसके ऊपर जो है हमारी जो पुलिस है उसको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, जो हमारे हुक्मरान हैं उनको भी। अच्छा जी, टाइम हमारे पास ऐसा चढ़ के बातें इतनी सारी हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को? मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले अपने अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा करें। हम दूसरों पर तनकीद तो बहुत करते हैं, लेकिन अपना मुहासबा खुद नहीं करते। सबसे पहले अपने अंदर जो है वो तब्दीली लाने की कोशिश करें, खुद देखें कि मुझसे क्या कोताहियाँ हुई है, मैंने उनसे आगे कैसे बढ़ना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर जो है सबसे बड़ा जो है कि हमें दीन दुनिया दोनों की भलाई की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। तो अल्लाह को भी याद करना चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं ये दुनिया आर्जी है, तो इन सब चीज़ों को देख के ना ये तर्क दुनिया भी नहीं और तर्क सारा बैलेंस करके चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हसन, आपको भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी वाजिद रज़ा, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हमेशा आप उन्हें देखते हैं, हमारे शो में आते रहते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि आज के दौर में हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ मुआशरती बुराइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हसद उनमें से एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं समझती हूँ कि यहाँ पर हर बंदा शिकार है। हसद और बुरी जो निगाह है वो हमेशा इंसान को खा जाती है बहुत बुरे तरीके से। तो इनसे चीज़ों से जो है वो बचना भी चाहिए। कैसे बच सकते हैं, हसद बेसिकली है क्या, इस पे आज हम बात करेंगे। तो वाजिद, हसद पे सबसे पहले जान लेते हैं ना हंस पड़ते हैं जब हसद के बारे में सबसे पहले जानते हैं ये है क्या? अच्छा, हसद देखें, इसकी अगर बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं ना, तो इसकी बेसिक तो डेफिनेशन ये है कि किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में ख्वाहिश अपनी जाहिर करना कि उसके बाद से ख़त्म हो जाए, मेरे पास आ जाए। हाँ
ठीक है। या इसके और पास क्यों है ना? हाँ, या इसके पास कहा। क्यों है। हाँ। और ये एक बड़ी इस टाइम पे जो है ना सोसाइटी के अंदर जाम, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी मुआशरती बुराइयों का हम लोग शिकार हैं, तो ये इस टाइम पर जब सबके पास सब कुछ भी है और किसी के पास कुछ नहीं है, और उस टाइम पे ये सारे के सारे सिनेरियो जनरेट हो रहा है, तो ये जो है ना हसद, और हसद के बाद फिर आगे बहुत सारे मामला जो है ना वो फिर चलना शुरू होते हैं। बहुत सारे मामलात की जड़ है, बहुत सारे मामलात की जड़ है। हालांकि बाज़ औक़ात इंटेंशनली होता है, बाज़ औक़ात अनइंटेंशनली होता है, और फिर वो जो चीज़ें साथ साथ चलती जाती हैं ना, तो वो फिर एक मुआशरे के अंदर बड़ा बिगाड़ सा जो है ना वो फिर बनता है। अच्छा, हम लोगों का एक ये चीज़ आती है, हमेशा हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जेलसी, चाहे हम किसी भी जगह पर हों, जेलसी हम में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हम लोग बहुत ज़्यादा, हम कहीं ना कहीं, हम वही बात कि एक तो कुछ को अल्लाह ताला ने बहुत अता किया होता है, कुछ जो है वो इससे थोड़ा महरूम होते हैं। तो हमेशा इंसान जो है, जैसे आजकल हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ती जा रही हैं कि हम हसद और जेलसी की तरफ आ रहे हैं। फिर हम जो है, आप ना चाहते हुए भी ना लोगों के बारे में खुद से ही उसको जज करना शुरू कर देते हैं, खुद से ही उसको बुरा भला भी कहना शुरू कर देते हैं। चैलेंज है ना हसद की, एक जो बेसिक रीज़न है वो ये कि हमारे पास ना एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है, अनफॉर्चुनेट हमारी जो एक्सेप्टेंस है ना वो बिल्कुल ख़त्म हुई है, जिसकी वजह से ये फिर एक पूरा मरहला जो है ना एक शुरू हो जाता है। ज़ाहिर बात है कि एक्सेप्टेंस इसी तरीके से है कि अल्लाह ताला ने वो, जैसे मैंने बात की कि सबको बहुत दिया हुआ, ठीक है, और अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो उसके अगेंस्ट अब जो है ना वो मैं चलना शुरू कर दूंगा, तो वो फिर चीज़ें ज़ाहिर बात है कि मामला हमारे बिगड़ते हैं। ठीक है, इसमें फिर विदिन अ फैमिली भी चीज़ें होती हैं, आपके वर्क प्लेस पे चीज़ें होती हैं, उसके बाद आप मार्केट के अंदर हैं, वहाँ पे इस तरह के सिनेरियो जब वो जनरेट होते हैं, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आगे जाके फिर हमारे लिए जो है ना वो चैलेंजेस जनरेट करती हैं। अच्छा, अभी आप क्या देखते हैं, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि हमारे इस टाइम जो एक तो हमारी सियासी सूरत हाल भी है, फिर हमारी बहुत सारी चीज़ें इस टाइम बिगाड़ है बहुत ज़्यादा, किस तरह हम इन चीज़ों से बच सकते हैं? देखिए, ये एक दिन में ये चीज़ें कोप अप होने वाली नहीं है। तो मतलब मैं, ठीक है जी, मैं सुबह उठा और मैं बिल्कुल एक नए माइंडसेट के साथ आ गया और सारा दिन बड़ा एक ज़बरदस्त गुजारा, और पूरी आगे की जी मेरी लाइफ एक ही दिन में चेंज होगी, एक दिन का चेंज नहीं है ये। अनफॉर्चुनेट हमें जो है ना वो ग्राउंड लेवल से ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है कि आज हम शुरू करेंगे तो तब जाके जो है वो हमारे अगले आने वाले जो साल है ना उनमें चीज़ें हमारे लिए बहुत बेहतर होती जाएंगी। तो इसके लिए फिर कुछ डिफरेंट टेक्निक्स भी हैं, आपकी कुछ थेरेपीज़ भी हैं, उसके अलावा थेरेपीज़ में नहीं भी आते हम लोग, तो पॉजिटिव सोचना किस तरीके से है, दूसरों की जो है ना, अच्छा, यही सबसे बड़ा मुश्किल काम है ना, आपने पॉजिटिव रहना कैसे है, पॉजिटिव सोचना कैसे है, और वो भी आज के टाइम में जब मतलब हम लोग जो है वो इन्फ्लेशन का भी शिकार हैं, उसके अलावा वर्क प्लेस पे हमें इतने चैलेंजेस होते हैं, तो इन तमाम की तमाम चीज़ों में हमें जो है ना वो इनको ज़ाहिर बात है कि मामला को देखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें मजीद भी बात करते हैं, हमारे साथ एक और गेस्ट हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, डॉक्टर मोहम्मद ज़िशान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, क्योंकि चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हैं तो आज थोड़ा बच्चों के हवाले से जानेंगे। बच्चों का हमारा टॉपिक होगा कि बच्चों को किस तरह जो है वो डील किया जाए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं जिस तरह बड़ों में साइकोलॉजिकल इश्यूज है, उसी तरीके से अब बच्चों में भी बहुत ज़्यादा। एक तो पढ़ाई का प्रेशर भी है, फिर हमारे घर में जो हम हमेशा एक बात करते हैं कि जो तरबियत का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं रुक गया है। बच्चे जो हैं वो, एक तो मोबाइल हमारे पास एक ऐसा गैजेट आया है जिसकी वजह से लोगों में, अब बच्चों में ये है कि तालीम की तरफ ध्यान इतना नहीं है जितना मोबाइल की तरफ उनका रुझान बढ़ चुका हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि बच्चों को कैसे डील करना है, बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, उनको समझा कैसे जाए, क्योंकि वो कहते हैं, हम कहते हैं बड़ों को समझना चाहिए तो बच्चों को भी समझना चाहिए। आजकल बच्चे कहते हैं हमें भी समझे, हमें भी कुछ कहना है, कुछ सुनना है, तो ये चीज़ें बड़ी हैं, इस पर आज हम बात करेंगे डिटेल से। आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे जो हैं, हमेशा हम कहते हैं अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको मारना, डांटना, उसी से ही बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज बच्चों को प्यार से डील नहीं किया जा सकता। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, जब भी हम बच्चों को मारते हैं, इंटेंशन हमारी सही होती है, उससे बच्चा वक्ती तौर पर शायद रुक जाए, बट बच्चा सीखता कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब जो पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चे को सही गलत की तमीज़ हो जाए, वो नहीं आती। शायद कुछ बच्चों में आ भी जाए, लेकिन एक चीज़ हर बच्चे में आती है कि जब भी
कोई दूसरा गलती करेगा मैंने उसको मारना है। एक बहुत फेमस कोटेशन है डॉक्टर डैन सीगल की, वो कहते हैं न्यूरॉन्स जो एक ब्रेन के सेल होते हैं दैट फायर्स टुगेदर वायर्स टुगेदर। ठीक है, मेरी बेटी है तो वो उसको शी डजंट वांट टू गो टू लाइब्रेरी, उसको लाइब्रेरी जाने का शौक नहीं था। बेचारी चार्ल्स सेकेंड से घर में पैदा होगी, शी हैज टू गो, ऑप्शन नहीं है उसके पास। तो हमारे रास्ते में एक जो है ना डोनट की दुकान आती थी, तो आई यूज्ड टू टेल हर कि यू नो इफ यू गो देयर हम डोनट खाएंगे। एंड आफ्टर कपल ऑफ टाइम यू नो जैसे ही लाइब्रेरी का नाम लेता था डोनट खुद ब खुद आ जाते थे। तो लाइब्रेरी और डोनट दोनों इकट्ठे हुए हैं काफी दफा, नो दे आर टुगेदर। सो इफ द चाइल्ड misbehave and you beat the child, so what child is learning, so mistake and punishing, hitting together. स्कूल में कोई भी मिस्टेक करेगा वो उसको हिट करेगा। तो आप क्या समझते हैं हमारे इस टाइम जो बच्चों के क्या मसाइल हैं? मेरा ख्याल इसमें जो सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चों को कुछ सुन नहीं रहा, बच्चों को कोई बच्चे की तरह समझ नहीं रहा। हमारे यहाँ हर किसी ने, वालिदैन ने बच्चों को अपनी जो है ना एक ट्रॉफी बनाया हुआ है। उनको लगता है कि हमारे बच्चे, हम उनको अच्छे ग्रेड लेने चाहिए, उनको डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चा क्या बनना चाह रहा है वो कोई सुन नहीं पा रहा। तो एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप आ रहा है। ठीक है, जिस गैप की वजह से पेरेंट्स वो उसी अपने ही रिवायती अंदाज में लगे हुए हैं। बच्चे वो बताना चाह रहे हैं कि मैं डिफरेंट हूँ, वो देख नहीं पा रहे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का एक कॉल आपके यहाँ पे शेयर करूंगा। वो फरमाते हैं कि we should not raise our kids the way we are being raised. Our kids are born for a different time and a different generation. Exactly. ठीक है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमने ओवर द टाइम पेरेंट्स ने ये सीख लिया है कि पहले हम शलवार कमीज पहनते थे, नो वी वेयर अ शर्ट एंड अ टाई ब्रांडेड। पहले हम साइकिल पे जाते थे बट नो वी नीड अ कार। पहले हम बस पे ट्रैवल करते थे बट नो वी ट्रैवल ऑन द प्लेन। सो दे लर्न ऑल दोस थिंग्स। लेकिन जब भी पेरेंटिंग की बारी आती है दे वांट टू डू द सेम थिंग। तो इसलिए हमें पेरेंट्स को समझना चाहिए कि चीज़ें डिफरेंट हैं। बच्चों को समझना, उनके साथ टाइम गुजारना, ये मगरबी चीज़ें नहीं हैं। कि जब तक हम नहीं करेंगे ये गैप बढ़ता रहेगा। अच्छा, वही ना, हम क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, वही आपकी बात करूंगी उसको आगे कंटिन्यू, कि हमारे पेरेंट्स हमसे यही डिमांडिंग होते हैं कि जैसा हमने टाइम गुजारा आप क्यों नहीं गुजार रहे, या जैसा हमने सीखा अपने बड़ों से तो आप क्यों नहीं सीख रहे। तो ये चीज़ें हैं, पेरेंट्स डिमांडिंग हो जाते हैं और एक्सपेक्टेशंस आपकी पेरेंट्स की जो है वो बच्चों के साथ ज़्यादा जुड़ जाती हैं। तो बच्चे उस तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहे होते, तो ऑटोमेटिकली फिर मसाइल बढ़ते हैं। फिर हम कहते हैं बच्चा बदतमीज़ भी हो रहा है, बच्चा जो है वो नाफरमान भी हो रहा है। तो मतलब इस तरह की फिर वो जाहिर सी बात है, हम देखते हैं आजकल बच्चे पे ये आता है कि फौरन जो है ना वो बगावत पे आ जाते हैं। बिल्कुल सही। तो जब बगावत पे आते हैं तो हमारे मसाइल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी। तो आप नहीं समझते हैं कि इस टाइम चले पेरेंट्स का तो एक रोल है, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे इदारे हैं, तालीमी इदारे हो गए जहाँ पे हम बच्चों को भेजते हैं कि अच्छा यार कि कुछ अच्छी तालीम हासिल करके कुछ अच्छा सीखेंगे, अभी वो भी बस हम देखते हैं कि वहाँ पर भी कोई इस तरह का सिलसिला अब नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं खुद एक स्कूल में काम करता हूँ यूएसए में, एंड आई फील फॉर द टीचर्स। ठीक है, उनकी एक लिमिटेड ट्रेनिंग होती है हाउ टू बी अ टीचर, बट बच्चे की इमोशनल नीड्स क्या होती हैं, खासतौर पे हमारे माशरे में जहाँ पे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ADHD ये बहुत एक अनफेमिलियर वर्ड्स और टेरिटरी हैं। अब टीचर्स जो हैं उनकी कोई इसमें ट्रेनिंग नहीं हो पाई है। एक टीचर्स को इतना ज्यादा ओवरबर्डन किया हुआ है विद अ वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। बिल्कुल टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है, इदारों की जिम्मेदारी बनती है, बट आई थिंक वी नीड टू वर्क टुगेदर। बिल्कुल, क्योंकि जब भी जिस तरह आपने पहले बात की ना कि पेरेंट्स बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं और वो हर वो चीज कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए जो उनके वालिदैन ने नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बच्चों को खरीद लिया है। हाँ, ठीक है, और इसका ये मतलब नहीं है कि आपने वो सारी चीजें बच्चों के लिए की हैं और आप बच्चों को कह रहे हैं कि आप ये करें, और अगर नहीं करेंगे तो या आप टीचर को ब्लेम करेंगे या बच्चे को ब्लेम करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक वी नीड टू सिट टुगेदर कि अगर मैंने एक काम, मतलब अब मैंने देखा है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ सख्ती की थी और मेरे उससे काफी अच्छे ग्रेड आए हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। हाँ, sure. मैं एक जगह एक लेक्चर दे रहा था, तो वहाँ पे एक डायरेक्टर थी, तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। तो उन्होंने कहा कि ज़िशान ये क्या तुम बातें कर रहे हो, बच्चों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ये चीज़ें अमेरिका में चलती हैं, पाकिस्तान में नहीं चलती। हाँ. तो मैंने उनसे पूछा कि कहती हैं कि देखो मेरी बेटी है वो कॉलेज जाती है। एक दिन मेरे पास आई, कहती है मम्मा मुझे एंग्जाइटी हो रही है। मैंने कहा कोई एंग्जाइटी नहीं होती, चल भाग जा, क्या ड्रामे लगाए, और आइंदा ना आई मेरे पास। हाँ. तो कहती है वो गई और उसको समझ आ गई है।
और माशाल्लाह उसके अच्छे नंबर आए। मैं तुम्हारे से पूछती, तुमने जो कहानियां सुनानी थी, इसको सुनना चाहिए था, इसको समझना चाहिए था। हाँ। तो ये चीजें हमारे बच्चों को तो जब तक दो और वो भी खींच के ना लगाएं, हाँ, उनको वो समझ नहीं आती। समझते। तो कहती हैं अब बताओ। हाँ। तो मैंने उनका कहा मैडम देखें, आई स्ट्रांगली बिलीव कि बच्चों को अपने पेरेंट्स से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, नो मैटर इफ दे हैव मनी, नो मैटर इफ दे हैव एजुकेशन। मैंने कहा आपकी बेटी आई है, शी टोल्ड यू कि मुझे एंजाइटी हो रही है, और आप कहते हैं एंजाइटी कुछ नहीं होती। दैट इज द बेस्ट वे, मैं खुद पेरेंट कोच हूँ, दैट इज द बेस्ट वे टू हेल्प योर दैट डॉटर। लेकिन अगर आपकी दूसरी बेटी या बेटा आता है और वो कहती है कि मुझे एंजाइटी हो रही है, आप कहते हैं एंजाइटी कुछ नहीं होती, और वो सोशल मीडिया पे जाती है, वो दोस्तों के पास जाती है, वहां से शी गेट्स वैलिडेशन। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आपकी पहले वाली बेटी आपके पास आएगी, दूसरी वाली आपके पास नहीं आएगी, तो वी नीड टू लर्न। गलत सही कुछ नहीं है, पुरानी पेरेंटिंग नई पेरेंटिंग दोनों ही सही हैं, सिर्फ बच्चे के ऊपर कौन सी एप्लीकेबल है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, ये चीज बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी है आज के। अच्छा, फिर हम सबसे बड़ी बात आ जाती है आजकल टाइम की ना, कि हम कहते हैं टाइम नहीं है हमारे पास के बच्चों को। जाहिर सी बात है, जिस तरह के यहाँ पर इस टाइम हालात हैं, चीजें हैं, हम बहुत सारी चीजों में जकड़े हुए हैं, तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं जो है वो बड़े परेशान और इन चीज़ों से फेस कर रहे होते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहे होते हैं। तो ये बड़े आजकल हमारी इन चीज़ों पे मसाइल हैं। अच्छा, इसी को आगे रिलेट करूंगी, फिर बच्चों में भी हमारे यहाँ देखा जा रहा है कि अच्छा, क्योंकि किसी के अच्छे मार्क्स आ गए हैं, कोई अच्छा आपसे पढ़ रहा है, तो उसमें भी ये जेलसी वाला एलिमेंट आ जाता है, फिर लड़ाई झगड़ा, एग्रेशन, ये चीज़ें भी बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं। कि फिर अच्छा, आपके अंदर क्या है टैलेंट, जाहिर सी बात है वही आ जाता है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, तो अंडरस्टैंड कंपैरिजन ना, क्योंकि देखें उसमें हम हमेशा बात करते होते हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर कि नंबर गेम स्टार्ट हो गई ना। अब नंबर गेम स्टार्ट हो गई, फिर वो चीजें चल रही हैं। अभी जो रिसेंटली एक जो है वो 5th क्लास के एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया, ठीक है, उसके बाद जब उसका सुसाइड नोट उसका पढ़ा गया, तो उसके अंदर वही चीज़ अभी जो सर ने कोट की है कि बाकी एक बच्चे को आप फेवर कर रहे हो और दूसरे बच्चे को आप निगलेक्ट कर रहे हैं। तो वो जिसको आप निगलेक्ट कर रहे थे, उसने लास्ट अटेम्प्ट क्या किया, उसने सुसाइड कर लिया। वो एक अनफॉर्चुनेट सीन है कि पहले हम कभी सुनते होते थे कि अच्छा किसी बड़े ने कर लिया, और अब जो है वो आपके पास 3, 4, 5th क्लास का बच्चा अगर ये अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसके बैक एंड पे रीजन क्या, ठीक है, वो जेलसी भी हो सकती है, वो एग्रेशन हो सकता है उसका, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या निकला। अब वो एक छोटी सी लाइफ आपके पास नहीं है, उसके बारे में रोना और अब के जी अच्छा ऐसे कर लेते, तब ऐसे कर लेते, वो यही बात की जाती है कि बाद हम लोग ये सोच रहे हैं कि यार अच्छा बाद में देखा जाएगा, फिर बाद में जो हो रहा होता है हमारे साथ वो हमसे देखा नहीं जा रहा होता उस टाइम, ठीक है। हाँ, तो ये एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन हमारे पास आ जाती है। तो बच्चों में भी वो, जैसे मैंने बताया कि फैमिलीज में भी जो है ना वो कंपैरिजंस हो जाते हैं, लेकिन उन चीज़ों को पॉजिटिवली हम लोगों ने कोप अप कैसे करना है, पॉजिटिवली उन चीज़ों को किस तरीके से लेके चलना है। हाँ, वो जिसको हम लोग कहते हैं कि यार अच्छा अगर दूसरा है, वो अगर उसकी सक्सेस है तो उसको सेलिब्रेट कैसे करना है। अपने पास अगर जो चीज़ अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनके बारे में ग्रेटिट्यूड आपने किसी तरीके से, एक जो जेस्चर है वो किस तरीके से लेके आना, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वही बात है ना कि इतनी सारी चीज़ों के होते हुए हमने खुद को कितना पॉजिटिव रखना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि कैसे पॉजिटिव रहें। कोई टिप्स बताए हमारे बच्चों को। देखिए इस टाइम पे हमारी जो कोशिश है या जो हम बच्चों को बताते हैं वो ये कि इस टाइम पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके पास, ठीक है, जो चीज़ उनके पास अवेलेबल है उसके बारे में शुक्र अदा करना शुरू करें, ठीक है। ये चीज़ें हम नहीं बताते ना बच्चों को, ठीक है, कि क्यों बच्चा जिद कर रहा है कि जी वो दूसरे के पास है तो मुझे भी यही चाहिए, ठीक है। अब आप उसको टैकल कैसे कर रहे हैं, चलें एक दफ़ा आपने लेके दे दिया, दूसरी दफ़ा आपने लेके दे दिया, लेकिन आप हर डिमांड नहीं आप बच्चे की पूरी कर रहे, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने देखना है कि उन बच्चों को हम लोग मतलब माइंडसेट किस तरीके से लेके चलेंगे ताकि वो हसद की तरफ हो जाए, वो उस तरीके से ना, एंड रिजल्ट हमारे पास इतना भयानक ना हो। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं ना, ये तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि हसद जो है बुरी निगाह से आपको बचना चाहिए, ये इंसान को खा जाता है। तो ये चीज़ें बड़ी बुरी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग अब एक तो मुसलमान घराने में पैदा हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमेशा। आपके पास जितना है, मैं हमेशा बात करती हूँ कि आप जब अपने से कम
देखते हैं लोगों को तो आपको फिर एहसास होता है कि यार अल्लाह ताला ने तो आपको बेतहाशा रहमतों से नवाजा हुआ है। आप उनको देखें जिनके पास कुछ नहीं है। अगर आप गाड़ी पे हैं तो आप जरा साइकिल सवार को देखें वो किस तरह से जा रहा है, अगर कोई पैदल जा रहा है तो आप उनको देखें। तो मामलात चीज़ें, अच्छा वो ख्वाहिश जो है ना, वो ख्वाहिश का जो एक सिलसिला है, वो इंसान जो है ना वो बढ़ता ही रहता है। वो कहता है अच्छा यार अभी मेरे पास गाड़ी छोटी है तो फिर अच्छा इससे थोड़ी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। इंसान के तो बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कह दिया है कि ये लालची है। ठीक है कि मतलब अगर इसको यहाँ तक आ गया कि ओहद पहाड़ के बराबर अगर सोना दे दिया जाए तो कहेगा या अल्लाह एक और मिल जाए तो बहुत बेहतर ये हकीकत है। तो मतलब एक गाड़ी या अल्लाह एक और मिल जाए तो बहुत बेहतर है, एक घर या अल्लाह एक और मिल जाए तो बहुत बेहतर है। मतलब हमारी नेचर में है, ठीक है। लेकिन देखिए ये चीज अब नेचर में अब जरूरी नहीं कि भाई मैं उसको एक्सप्रेस करूं। हाँ, अब ये ना कहे ना अच्छा नेचर में है तो चलो बस इसी पे ही रहो, इसी के ऊपर रहो ना, ठीक है। तो वो ये चीजें नहीं है। हाँ, इनको कंट्रोल कैसे करना है ये चीज हमारे लिए बड़ा जरूरी है। क्योंकि देखें जिस तरीके से इन्फ्लेशन चल रही है और ये सारे मामला चल रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब 3 टाइम का खाना भी चल रहा है, 2 का भी चल रहा है, 1 का भी चल रहा है। लेकिन बात वही आती है कि जब आप अपने से जरा कमतर को देखते हो तो आपको वो चीज फील होती है कि नहीं यार ये मतलब मैं बहुत बेहतर हूँ। तो आज भी वही हालात हैं कि अगर हम लोग जो वो जैसे सर क्योंकि इस चीज को डेली प्रैक्टिस करते हैं कि जब हम लोग लोगों के मसाइल सुनते हैं ना तो हमें लगता है यार अपने मसाइल अपना ही नहीं, अपना कोई मसला ही नहीं है। अपने मसाइल कम। मैं तो जब भी कुछ कभी यार मेरी जिंदगी में तो यार ये परेशानी है, ये मसला है, तो जब अगला बंदा जो है वो शुरू करता है ना यार बस मैं मुझे लगता है कि यार तुम्हारी जिंदगी में बहुत मसाइल है, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमेशा इन चीजों को बड़ा अपने आप को वो कहते हैं ना खुद को मोटिवेट करना बड़ा जरूरी है और खुद को अप्रिशिएट करना बड़ा जरूरी है। हमारे यहाँ ये मसला कि हम अप्रिशिएट नहीं करते। हम हमेशा बच्चों को कम से कम एक बात बताते हैं कि यार जब आप सुबह रेडी हो रहे हैं ना, अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं या अपने कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी के लिए रेडी हो रहे हैं, सिर्फ एक सवाल बच्चों से पूछते हैं कि आखिरी दफा आपने आपको शाबाश कब दी थी? हाँ, अपने लिए क्लैपिंग्स कब की? अपने लिए क्लैपिंग कब की थी? आप सिर्फ सुबह उठ के एक दफा अपने आपको टैप करें, नहीं यार जबरदस्त, आज का दिन बड़ा जबरदस्त, कल का दिन आपने बहुत अच्छा गुजारा था, आज का दिन आपने और बेहतर करना है। सिर्फ एक दफा अपने आपको टैप कर लें, बहुत सारे मसाइल। मैं अभी अपनी मिसाल देती हूँ, मैं गिरी यहाँ से अपने ऑफिस की स्टेयर से ही, तो मैं अभी क्योंकि काफ़ी 2 वीक्स के बाद ही मैं यहाँ पर आ रही हूँ, तो वो मुझे ये था कि मैं खुद को अप्रिशिएट नहीं, मुझे खुद की हिम्मत नहीं मुझे करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब घर में बच्चा बड़ा होता है ना तो वो कहता है कि यार सब काम खुद ही कर रहे हैं, तो फिर आपको हिम्मत भी खुद ही करनी पड़ती है कि आपने चीज़ों को खुद कैसे लेके चलना है। तो ये बड़ी जरूरत है कि खुद को मोटिवेट करना, खुद को अप्रिशिएट करना, ये बड़ा जरूरी है। छोटी छोटी सी अप्रिसिएशन बड़ी जरूरी है, छोटी छोटी सी सेलिब्रेशन बड़ी जरूरी हैं और खुद के लिए करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि जब हम लोग ये बात करते हैं कि यार कम से कम अपने लिए 24 घंटे में से थोड़ा सा टाइम निकालें, वो टाइम किस लिए निकालना था? वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़रा फोकस करना होता है कि यार अच्छा आज के दिन की क्या एक्टिविटी रही, कहाँ पे कोई चैलेंज आ रहा था, नेक्स्ट उसको किसी से कोप अप करना है, वो चीज़ें बड़ी मैंडेटरी हो जाती हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी खास तौर पे। बाकी वर्क प्लेस पे तो चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, यही होता है जब आप खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, जब आप खुद हिम्मत से काम लेते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो फिर आप दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हैं। फिर ये जो हसद है, ये आप किसी के साथ जेलसी है, या आप जो हमारा मुआशरती बिगाड़ है, जो हमारा एग्रेशन है, हम इन पे कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हम भी खुश रहेंगे तो दूसरे भी खुश रहेंगे ना। अच्छा, आप खुद भी खुश हैं तो अच्छा आप अगले को भी कहें कि यार अच्छा ये क्यों खुश फिर रहा है अगर मैं खुश नहीं हूँ तो वही हर किसी का अपना खुश रहने का भी हक है। अच्छा सर, जिस तरह अभी बच्चों की हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों को आप क्या समझते हैं किस तरह डील करना चाहिए? क्या टिप्स आप देना चाहेंगे कि बच्चे जो है उनसे सीखें और बच्चे अपने आप को, जैसे अप्रिशिएट की हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो है ना बच्चों को अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता। अगर वो कोई अच्छा काम भी कर रहे हैं ना तो हम कहते हैं अच्छा यार ठीक है कर रहे हो, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, नहीं यार तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम आगे भी बढ़ सकते हो। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली तो क्योंकि अप्रिशिएशन पे बात चल रही है, काफ़ी अच्छी उन्होंने बात की, ग्रेटिट्यूड पे बात की। आई थिंक हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आप अप्रिशिएट करें, बट वी डोंट अप्रिशिएट आवरसेल्फ। बच्चों की साइकोलॉजी में एक सबसे अहम चीज़ ये होती है कि दे डोंट लर्न व्हाट यू आर टेलिंग देम, दे लर्न व्हाट दे आर सीइंग। ठीक है, तो आप पेरेंट्स को सबसे पहले देखें, पेरेंटिंग एक बहुत मुश्किल जॉब है। मैं खुद पेरेंट हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, विद ऑल माई ट्रेनिंग आई मेक मिस्टेक्स एवरी डे। ठीक है, और नॉर्मल पेरेंटिंग में 70% ऑफ द टाइम पेरेंट्स मेक मिस्टेक्स।
तो हमें, और जिस तरह आपने पहले बात कही कि आजकल के बच्चे, वालिदैन के पास टाइम नहीं है, लेकिन वो टाइम इसीलिए नहीं है ना कि वो सारी एफर्ट्स अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। हाँ। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो रेदर देन, स्पेशली मदर्स के लिए जो वर्किंग मदर्स हैं, मतलब अगर आप कुछ नहीं भी कर सके तो एटलीस्ट एक्नॉलेज दैट यू आर डूइंग दिस फॉर योर चिल्ड्रन, और अप्रिशिएट करें कि ठीक है आप घर पे टाइम नहीं दे रही, लेकिन खुदा ना खास्ता आप कोई अयाशियों में तो नहीं गुजार रहे ना, यू आर डूइंग समथिंग फॉर देम। सो दिस इज वन अप्रिशिएशन इटसेल्फ। तो जब आप खुद अप्रिशिएट करेंगे, आप जिस तरह आपने पहले बात कही कि अगर आप खुद खुश हैं तो दूसरों को खुश करेंगे। एंड द सेकंड थिंग इज कि किसी भी घर में कोई बच्चा अभी कोई काम करता है, उसके पीछे 5 रीजंस होती हैं। हम इसको कहते हैं 5S। एवरी चाइल्ड वांट टू बी सीन, वांट टू फील सेफ, want to feel soothed, want to feel successful and want to feel significant। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी हमने जा रहा है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं और चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, हेल्थ टिप। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं खरबूजे पे। आपको पता है कि मौसमी फल है, बड़ा अच्छा है, अल्लाह ताला के बेशुमार मैं कहती हूँ नेमतें हैं हमारे पास। अगर हम फलों की बात करें, जैसे मौसम चेंज होता है तो मौसम चेंज होने के साथ साथ आपके जो फल हैं वो भी चेंज होते हैं, उससे आपको काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं। जिस तरह अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम और जो है ग्लूकोज, और इसमें विटामिन ए जो है वो वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक तो ये जिस तरह हम कहते हैं पानी की कमी हो जाती है आपको, उसके लिए खरबूजा जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन इसके कहते हैं ना, जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी हैं। एक तो आपकी इस हवाले से कि बहुत ज़्यादा जब हैज़ा भी इससे हो जाता है, बच्चों को स्पेशली जब भी खरबूजे खाएं तो उसके ऊपर फ़ौरन जो है वो पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हैज़े का बाइस बनता है। और इसके साथ साथ जो है ये आपको बहुत सारी बीमारियों से, जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, उनके लिए खरबूजा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसके साथ साथ जिस तरह स्किन के हवाले से मैं बात कर रही थी कि हमारी जो ख़वातीन हैं स्पेशली, उनको बड़े मसाइल होते हैं ना कि हमारी झुर्रियाँ ना बढ़ें, आपकी स्किन बड़ी नीट एंड क्लीन हो, खूबसूरत नज़र आए, तो उसके लिए खरबूजा जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद खाना चाहिए हमेशा। आप कहते हैं सैलड के तौर पे भी जो है आप बना सकते हैं, घर में बहुत सारे फ्रूट्स का जो है फ्रूट चाट भी जो है उसकी बना के खा सकते हैं। अभी जैसे माह रमज़ान भी आ रहा है तो उसके लिए जो है खरबूजा जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी अल्लाह की नेमतें हैं, इनसे मुस्तफ़ीद होना चाहिए और अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत मौसम के साथ साथ जो है ना बहुत सारी चीज़ें नवाजी हुई हैं, सब्जियाँ, फल, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अच्छी ग़िज़ा खाएँ, अच्छी ग़िज़ा हमेशा, मैंने जैसे प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की थी, सेहत, अच्छी सेहत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप सेहतमंद रहेंगे आपके तमाम काम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हो सकेंगे। अगर आप सेहतमंद नहीं है तो यकीन करें फिर बड़ी परेशानी होती है, जो कि मैंने काटी है। वैसे आप लोगों को खरबूजे पसंद हैं वाजिद, खाते हैं शौक से? हाँ, वो अभी बल्कि जब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई और फ्रूट्स आना शुरू हो गए मार्केट के अंदर, लेकिन अभी तक वैसे किन्नू चल रहे हैं, ये बात है। किन्नू भी चल रहे हैं। वो तो देखेंगे स्टोरेज वाला मटेरियल तो आपके पास वैसे उसका फायदा नहीं है, आता रहेगा और बाकी आगे भी रमजान की बरकतें भी आने वाली हैं। अच्छा, बच्चों के लिए भी बड़े अच्छे हैं वैसे खरबूजे ना, उनकी सेहत के हवाले से कम बात। सर, आपको खरबूजे पसंद हैं? जी बिल्कुल पसंद है, और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सिर्फ खवातीन ही स्किन का ख्याल नहीं रखती, मर्द है ना, मर्द देखा मैंने खवातीन की बात है तो मर्द कहाँ पीछे रहेंगे, वो अपनी बात लाजमी करेंगे। जी, और पाकिस्तानी खरबूजे डेफिनेटली जब भी पाकिस्तान आना होता है तो पहली नजर उसी पे ही होती है। सही। तो कैसा एक्सपीरियंस है, आप बाहर भी रहते हैं, यहाँ पाकिस्तान में भी हैं, तो आई थिंक इट्स बहुत अच्छा है, सीखने को मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ जो आपको देखने को मिलती है, लोगों में ना बहुत ज़्यादा शुक्र है। डिस्पाइट ऑल दोज रिसोर्सेज आप जिससे भी मिलते हैं वो खुदा का शुक्र अदा करता है। कनात पसंदी काफ़ी ज़्यादा है लोगों में, एंड फॉर्मेलिटी नहीं है, आपको ना अपना अपना महसूस होता है, चाहे अपने शहर में कहीं भी हैं, आप लोगों से बात करते हैं तो एवरीवन वांट टू हेल्प यू। जब मेहमान आए ना तो लोग यही कहते हैं वो कहते हैं यार देखा कितने अच्छे हैं, मिलनसार लोग साथ साथ रहते हैं। लेकिन आजकल ये बात नहीं है, जहाँ मैं कहती हूँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं, उन्हीं की वजह से दुनिया चल भी रही है। तो ये हर जगह है, अच्छे और बुरे लोग जो है वो हर जगह पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। तो आप क्या समझते हैं वहाँ के जो बच्चों के मसाइल हैं या हमारे जो बच्चों के मसाइल हैं, क्या फर्क देखते हैं?
आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मसाइल यहाँ पर पाकिस्तान में जो देखने को मिलते हैं वो लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 230 मिलियन पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, एंड वी हार्डली हैव 7 चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, ठीक है, 7 ओनली, और वहाँ पे 7 आपको एक शहर में मिल जाते हैं। सही। स्कूलों में कोई मतलब इस तरह ट्रेनिंग नहीं है, तो पाकिस्तान में चीज़ें आइडेंटिफाई काफ़ी लेट होती हैं, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, ADHD, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जो हैं, मतलब मैं अभी सुबह कैंप करके आ रहा हूँ मैं निश्तर में, तो यू फील फॉर द चिल्ड्रन, इतना टैलेंट खुदा ने दिया है, इतने अच्छे वालिदैन दिए हैं, इतने अच्छे फैमिली दिए हैं, बट बिकॉज किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि ये बच्चा बदतमीज़ नहीं है, इसको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी थी, ये बच्चा जो है वो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है लेकिन इसको ADHD था, तो वो चीज़ें ना देखने की, और आपको कल में हम लोग एक और जगह कैंप कर रहे थे, तो मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट, जहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, बर्थ के दौरान कॉम्प्लिकेशन होती हैं, खासतौर पर हमारे बच्चियों में। कल हमने 1-2 बच्चियाँ देखी जिनकी लेग फ्रैक्चर ड्यूरिंग डिलीवरी हुई, और अब पेरेंट्स परेशान हैं बेचारे। तो ये चीज़ें आपको फील बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पे। आई विश एंड आई होप कि हम किसी तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटर जो हैं वो कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करें, ताकि अल्लाह पाक ने जो इतना पोटेंशियल यहाँ पे रखा है हम उसका सही तौर पे फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिर हम उसी चीज़ को कंटिन्यू भी करेंगे जो बात हमारी बच्चों के हवाले से हो रही थी कि बच्चों को किस तरीके से जो है अप्रिशिएट की तरफ भी जाएं और उनको बताएं कि ये आपके लिए गलत है और ये आपके लिए सही है। देखें, वालदेन की जिम्मेदारी है बच्चों को सही और गलत की तमीज़ करना। जब मैंने ये कहा ना कि बच्चों को मारना नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप बच्चों को बिल्कुल छोड़ दें। सबसे अहम चीज़ ये है कि बच्चों को समझाना किस वक्त है, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि डॉक्टर डैन सीगल ही एक ब्रेन को हाथ से मिसाल देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि ये जो फिंगर्स हैं ये थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है, और ये जो पाम है ये इमोशनल ब्रेन है। तो आम हालात में थिंकिंग ब्रेन ने इमोशनल ब्रेन को ऐसे कंट्रोल किया हुआ होता है, ठीक है। और जब बच्चा गुस्से में होता है तो ये जो इमोशनल ब्रेन होता है जिसका काम फाइट एंड फ्लाइट होता है, वो उसको आग लगी हुई होती है, और ये हिस्सा काम बिल्कुल नहीं कर रहा होता। अक्सर औकात मैंने देखा है कि बच्चे की गलती होती है, वालिदैन को पता है उसकी गलती है, लेकिन वो बिल्कुल सही चीज़ें समझा रहे होते हैं, लेकिन बच्चा उससे और चिड़चिड़ा हो रहा होता है। उसकी वजह यही होती है कि जो उसका थिंकिंग ब्रेन है वो तो काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए मेरी वालिदैन से गुजारिश ये होगी कि जब चाहे बच्चे से जितनी मर्जी बड़ी गलती हो, उस वक्त बच्चे को उसको सपोर्ट करने की, उसको समझने की कोशिश करें। 5 स्टेप अगेन आई लव नंबर 5। पहली चीज़ इसमें यह है कि पेरेंट्स रिमाइंड देमसेल्फ कि जितना मैं खुद रिलैक्स रहूंगा इस सिचुएशन में, उतना मैं अपने बच्चे को हेल्प कर सकूंगा। अगर आप भी गुस्से होना शुरू हो जाए तो दोनों तरफ से फायर होती है फिर, ठीक है। तो बच्चे की गलती है, आपको पता है उसकी गलती है, बट यू रिमाइंड योरसेल्फ इफ आई स्टे काम आई कैन हेल्प। सेकंड ये है कि यू वैलिडेट द चाइल्ड फीलिंग, ठीक है। आपको पता है गलती हुई है, ठीक है, बट यू वैलिडेट, यू सीम मैड, यू सीम अपसेट, यू सीम सैड, एंड अगेन डॉक्टर डैन सीगल ये कहते हैं कि व्हेन यू नेम द फीलिंग यू कैन टेम इट। सो इन ऑर्डर टू एक्टिवेट दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन, अगर आप कहें कि तुम बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ये पार्ट कहता है अच्छा कोई मेरी भी सुन रहा है, ठीक है, ये मुझे जज नहीं कर रहे। थर्ड थिंग इज यू सिट विद द चाइल्ड एंड आस्क क्या हुआ। आपको पता है क्या हुआ है कि ये सारी रात फोन पे था, नंबर इसलिए नहीं, बट यू सिट विद देम, बट आप उनको बोलने का मौका दें, उसको सुने कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब आप खुद देखें कि ये पार्ट फिर एक्टिवेट हो रहा है कि अच्छा मुझे सुने। पहले तो जब मेरे नंबर नहीं आते तो मैं 2 पढ़ती थी, अब्बा जी का जो है मेरे से ज्यादा फायर तो अब्बा जी के दिमाग में लगी होती थी, ठीक है। सो देन यू आर कनेक्टिंग विद द चाइल्ड। फोर्थ, देन यू कम अप विद सम सजेशन, एंड फिफ्थ यू रिफ्लेक्ट थिंग्स। सो व्हेन यू डोंट रिएक्ट इन दैट मोमेंट, बच्चे से आपका कनेक्शन बिल्ड होता है, बिल्कुल ऐसे ही। बच्चे को ये फील होता है कि मेरे पापा का या मामा का जो मेरे से प्यार है वो मेरे अच्छे बिहेवियर से लिंक नहीं है। एंड देन शाम में जब यू बोथ आर इन द बेटर पोजीशन, देन हेल्प देम अंडरस्टैंड। वी हैव टू हेल्प आवर चाइल्ड, सही गलत किया, बट नॉट इन दैट मोमेंट जब वो गलत कर रहा है। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप किसी को सुने। जैसे हम आज के दौर में हम किसी को सुनना नहीं चाहते, हम बोलना तो चाह रहे थे कि हमें सुना जाए, बट हम किसी और की सुनना नहीं चाह रहे थे क्योंकि अगला भी बोलना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं बच्चों को। आजकल हम देखते हैं जो बच्चे खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं या बच्चे जराइम की तरफ जा रहे हैं, बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो सिर्फ उसके पीछे यही होता है कि जब पेरेंट्स उनको नहीं समझ रहे होते या उनको सुनना, उनको समझ नहीं पा रहे होते। इसमें मजीद भी बात करते हैं। एक हमारे से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। जो आपके आए हैं मेहमान बड़ा अच्छा बता रहे हैं, बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल करने से कैसे रोका जाए,
आप दे देंगे तफसील से। बच्चों को मोबाइल बहुत इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल बहुत इस्तेमाल करते हैं। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मुझे लगता है बहुत जल्दी अच्छा वही बात आ गई ना, बच्चों को हम कहते हैं कि अच्छा पेरेंट्स बिजी हैं तो मोबाइल उठाया, बच्चा रो रहा है तो चलें ये ले मोबाइल के साथ खेल लिया जाए, तो चलो कुछ टाइम पेरेंट्स कहते हैं हम रिलैक्स हो जाएंगे। आई थिंक मेरा ये मानना इज नॉट ओनली अबाउट दैट। मैंने जो आपको पहले बता रहा था कि कोई भी बच्चा कुछ भी करता है उसके पीछे 5 एस होते हैं, ठीक है? सीन, सेफ, सूद, सिग्निफिकेंट, सक्सेसफुल। अब हो ये रहा है कि फोन गलत नहीं है, ठीक है, दिस इज द नेसेसिटी, लेकिन व्हेन द चाइल्ड इज गेटिंग ऑल 5 एस, अगर उर्दू में उसको कहा जाए, बच्चे को खुशी महसूस होती है, सुकून आता है, उसको जो है वो जब कोई उसके ऊपर अपना पोस्ट लगाता है उसको 100 लाइक्स आते हैं, घर पे उसको जो है ना सिर्फ वो क्रिटिसिज्म आता है, तो द चाइल्ड फील के मैं जो काम कर रहा हूँ उसी को सिग्निफिकेंस है। हाँ। तो अब जब ये सारी चीजें सिर्फ फोन से आती हैं तो फिर फोन टॉक्सिक हो जाता है। तो पेरेंट्स को बजाय इसके कि आप फोन उनसे लें, यू come up with some other activities where the child can get all those 5 S's. ये बड़ा जरूरी है। अच्छा फिर सोशल मीडिया, इस तरफ भी आते हैं वाजिद, सोशल मीडिया का हमारी जिंदगियों पे कितना असर पड़ रहा है और उससे हम इन चीज़ों की तरफ जो जा रहे हैं? शदीद असर है। मतलब हम लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस टाइम पे जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग हो रही है वो भी ओवरऑल हमारे यूथ को भी और बाकी मतलब ओवरऑल हमारी सोसाइटी को इम्पेक्ट कर रही है। और जब हम लोग सोशल मीडिया की बात करते हैं तो हमेशा ये बात होती है कि वो एक फैंटेसी है, ठीक है, वो एक फैंटेसी है कि मतलब आप देख रहे हो एक ग्लैमर है, एक जो है ना, ठीक है, सक्सेस स्टोरीज भी हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर, और लेकिन उसमें से हम लोग चूज क्या कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इस पे मजीद बात करते हैं नाज़रीन, बिल्कुल इस पे मजीद बात करेंगे नाज़रीन। अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोहिए टन में आपको खुश आमदीद कहते हैं और बात को वहीं से जोड़ते हैं जी। सोशल मीडिया के बारे में बात हो रही थी। सोशल मीडिया की हम लोग बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया ना इस टाइम पे दैट इज़ अ फैंटेसी। तो जैसी चीज़ें दिख रही हैं वैसी हैं नहीं, इनको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, वहाँ से सीखने की ज़रूरत है। देखिए बहुत सारी ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही नेगेटिव है सोशल मीडिया, पॉजिटिव भी है और बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन सा सोशल मीडिया आपने यूज़ करना है और किस लिए आपने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन पे आप जाते हैं तो लिंक्डइन पे सारे प्रोफेशनल्स हैं। ये लिंक्डइन की एक बहुत अच्छी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सारे प्रोफेशनल्स हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। वहाँ जो है वो नए जो इंटर्नीज हैं वो आ रहे हैं, प्रोफेशनल से चीज़ें सीख भी रहे हैं, उनको देख भी रहे हैं। इसी तरीके से अगर फेसबुक पे भी हम लोग आते हैं तो फेसबुक पे ऑनलाइन अर्निंग के बहुत सारे मेथडोलॉजीज हैं जो अब मार्केट के अंदर इन हो रही हैं। फेसबुक मार्केट है, इसी तरीके से इंस्टाग्राम है, इवन टिकटॉक की भी अगर बात करते हैं तो कुछ टाइम तक जो है वो टिकटॉक बस एक फेम के लिए यूज हो रहा था, लेकिन अब एज ए प्रॉपर मार्केटिंग कंपोनेंट लोगों ने अपना एक आसान तरीका भी मैं समझती हूँ लोगों ने ढूंढ लिया ना अभी सोशल। अब असल में देखिए पहले पता क्या होता था, पहले होती थी डायरी, ठीक है, हाँ। और आप आपका डे क्लोज हो रहा है तो आप डायरी लिख रहे हैं, लेकिन हाँ। अब हमारे पास ना एक रिसोर्स है कि यार अच्छा टैबलेट है, गैजेट है, उस पर हम लोगों ने फौरी तौर पे चीज़ को पोस्ट कर देना है या अपना पेज बनाया हुआ है वहाँ पे आपने चीज़ें अपडेट कर देनी है। तो वो मेरा ख्याल है कि अब कन्वर्ट हो गया एज ए डिजिटल डायरी, ठीक है, वो हो गया। पहले आप कॉन्टैक्ट के लिए जो है ना वो अपने पास एक डायरी रखते थे, ABCD से हाँ। आप अपने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल लेते थे, लेकिन अब आपके पास क्या है, गूगल है, उसके अलावा आपके पास जो है वो सोशल मीडियाज़ हैं, तो वहाँ पे आपके बहुत सारे कनेक्शंस हैं। चूज़ वाइजली, ये इम्पोर्टेंट है कि आप देखें कि कौन सा कंटेंट उसमें से बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखें अगर YouTube की बात करते हैं और आपके घर में जब वो बच्चे अगर फ़ोन यूज़ करें तो YouTube किड्स जब वो अब बच्चों के लिए आ गई हुई है तो उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, उसको इंस्टॉल करें बच्चों के लिए, उसके अंदर एक सेफ कंटेंट उसके अंदर आ रहा है, ये वाली चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। अच्छा फिर वही जिस तरह मैं भी एक सीज़न भी देख रही थी जब मैं बीमार रही तो फिर मैंने यही थोड़ा काम किया कि अच्छा थोड़ा बोर हो रही है तो कुछ सीजन वगैरह देख ली जाए। तो मैं उसमें यही देख रही थी कि आजकल जिस तरह हम सोशल मीडिया पे हम ये देखते हैं दिखावा कर रहे होते हैं। अच्छा आप अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, आपके हालात भी बहुत अजीब से चल रहे होंगे, बट आपने एक सोशल मीडिया पे अपने आप को पोस्ट ऐसे करना है कि आप बहुत हैप्पी हैं,
आप बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप टूर्स पे जा रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं, आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छी चल रही है, बट आपकी जो हम अगर उसको थोड़ा पर्दा हटाए तो पर्दे के पीछे जाएं तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। इसके अंदर ना अब अनफॉर्चुनेट सिनेरियो ये है कि शायद हमारे पास टाइम नहीं है या हमें टाइम मैनेजमेंट में चैलेंजेस आ रहे हैं, फिर ये कि हम किससे बात करें, ठीक है, हमें चूज करते हुए भी हमें चैलेंजेस आ रहे हैं। अब देखिए, जब हम लोग हमेशा बात करते हैं पेरेंटिंग की, तो पेरेंटिंग अल्टीमेटली एक बड़ा जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, लेकिन उसके थ्रू हम लोगों ने आज नहीं तो कल हमें करना है, अदरवाइज हम कौन सी जनरेशन लेकर आ रहे हैं। आज की जनरेशन 10 साल के बाद आपके सामने खड़ी होगी ना, हाँ, और उस टाइम पे जब वो आपसे मुकाबला कर रही होगी, फिर आप क्या कहेंगे कि यार अच्छा 10 साल पहले ऐसे कर लेते ठीक है, तो आज वो टाइम है कि जहाँ पे हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में देखना भी है, सोचना भी है, करना भी है। तो आज शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल है कि अगले कुछ टाइम के अंदर एक बेहतर प्रोडक्ट हमारे सामने आ भी सकती है। अच्छा, इसके साथ साथ डॉक्टर साहब आपसे ये जानूंगी, बच्चे हमेशा कंफ्यूज नजर आते हैं, हमेशा आजकल जो हम ज्यादा मेन हम देखते हैं कि बच्चे डिप्रेस होते हैं। एक तो उनको समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने स्कूल कौन से जाना है, अपने सब्जेक्ट कौन से चूज करने हैं, आपका आगे फ्यूचर क्या है। तो इन चीज़ों में बच्चा हमेशा आपको कंफ्यूज नजर आएगा। और फिर हम देख रहे हैं कि हमें ये होता है कि बच्चे हमेशा यही ढूंढ रहे होते हैं, यार हमें कोई बेहतरीन गाइड करने वाला, या हमारे पेरेंट्स हमें कोई इस तरह का अच्छा आइडिया दे देंगे, हमारे टीचर्स। तो हम आजकल देखते हैं बच्चों को इस हवाले से कोई गाइडेंस नहीं मिलती, जिसकी वजह से और भी मसाइल बढ़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक उसकी वजह ये है कि जब हम छोटे थे तो हमारे और हमारे वालिदैन के शौक ऑलमोस्ट सिमिलर थे। उन्होंने क्रिकेट खेली होगी, हमने क्रिकेट खेली, उन्होंने जो चीज़ें की थी वो मोस्टली वो हम लोग ही कर रहे थे। सो सम हाउ वी वर फीलिंग बिलोंग एट होम, ठीक है, कि उनको कुछ ना कुछ हमारी समझ आ रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन चल रही थी। और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी भी नहीं थी, लाइक इतने डिफरेंट स्कूल, इतने डिफरेंट करिकुलम, तो वो चीज़ें कुछ सिंपल थी। आजकल के दौर में हो ये रहा है कि पेरेंट्स जो हैं वो और बच्चे जो हैं, मतलब उनमें जो वो सुनने का, समझने का वो गैप आ रहा है, और उसमें ना बच्चों का कसूर है ना वालिदैन का कसूर है। उसकी वजह यही है कि वालिदैन बेचारे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पेस को ग्रैब करें, ठीक है। आजकल के पेरेंट्स जिससे भी बात होती है कहते हैं यार हमें अपने पेरेंट्स की भी सुननी पड़ी है, बच्चों की भी सुननी पड़ी है, सो वी डोंट नो तो क्या करें। तो उसके लिए अब वाले पेरेंट्स परेशान हैं जी, बेचारे वो तो दोनों तरफ से कहते हैं ये अब माँ बाप को भी बहुत जूते खाए हैं, मारे भी खाए हैं, अब बच्चे भी जो है ना वो हमारे सर पर सवार है, तो कितने जाइए। जी जी जी। तो उसके लिए वालिदैन से गुजारिश यही है कि हर बच्चा यूनिक होता है। आप मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी कि पेरेंटिंग इज अ डांस, ठीक है। आप एक हो एंड विद दैट मूव, अगर बच्चा सही चल रहा है, जिससे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी वो एंजाइटी की, तो आपने कहा कि यार आप मैथ रखो, आप ये रखो, वो रखो, और उससे आपका एक बच्चा अच्छा हो गया, ठीक है। कीप डूइंग दैट स्ट्रेटेजी। आपका छोटा बच्चा, बेटा है, बेटी है, उसको भी आपने, बिकॉज आप हमें ट्रेनिंग नहीं है ना पेरेंटिंग, तो आपने तो वही करनी है ऑटोमेटिकली जो आपने सीखा है। लेकिन अगर आपको कहीं ही ये लगे कि यार बच्चा जो है मेरा वो, इसको इतना ज्यादा वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जितना बड़े बेटे का आया, तो रादर देन कंपेयर करने में, ये बड़ा, रादर देन शेम गिल्ट करने में कि मैं तो साइकिल पे जाता था, मैं तो जो है वो सिर्फ एक ही सूट जो है वो 6 दिन पहनता था, मेरे पेरेंट्स जो है वो इस तरह करते थे, रादर देन यू शेम एंड गिल्ट देम, उसकी बजाय आप उससे बैठें, उसको समझें, ठीक है, कि क्या मसला, कोलैबोरेटिवली एक्सप्लोर करें। और काफ़ी दफ़ा आप यकीन करेंगे, एक चीज़ जो पाकिस्तान के बच्चों में बहुत देख रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चों में बहुत ज़्यादा एहतराम है अपने वालिदैन के लिए। आप एक दफ़ा भी अपने बच्चे के साथ बैठ जाएं ना, आराम से उसको सुनें और उससे अपोलोजाइज करें, ठीक है ना, कि आप मैं चाह रहा था आप डॉक्टर बनो, आपके नंबर अच्छे नहीं आए, मैंने आपको सारी चीज़ें सुनाई, आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज, लेकिन मैं चाहता हूं तुम कामयाब हो, तो बताओ क्या करना चाहिए। सो स्टार्ट हैविंग दैट कन्वर्सेशन। वो शायद डॉक्टर ना बने, लेकिन वो मुआशरे का अच्छा फर्द क्यों जरूर बनेगा। तो बच्चों से ताल्लुक पे बात की जाए, ना कि कौन सा फील्ड, कौन सा, हर बच्चे की अपनी पेस होती है। आप उनसे बात करें, उनके टीचर से रेगुलर बात करें, ब्लेम उसमें ना जाए कि इसके नंबर नहीं अच्छे आए, इसकी गलती, ये टीचर की गलती है। यू ट्राई टू लर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या उसके यूनिक टैलेंट्स हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप दोनों गेस्ट का कि आप हमारे शो का हिस्सा बने, और टॉपिक ऐसा था, मैं समझती हूँ जो हमें देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं भी डेली यहाँ जब बैठती हूँ तो यकीन करें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे मैसेज एंड में वाजिद? मैसेज यही है, खुश रहें,
खुश रखें एक दूसरे को, और छोटी छोटी जो सेलिब्रेशन है वो करें और एक दूसरे को वैल्यू दें, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया सर, आपको मैसेज देना चाहें? मैं ये कहना चाहूँगा, पेरेंटिंग एक बहुत मुश्किल काम है और इसमें गलती होना एक, अगर जब भी आपसे गलती होती है, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप बुरे वालिदैन हैं, इसका मतलब है कि आप इंसान हैं। और जिस तरह हम दूसरों को माफ़ी का कहते हैं, इस तरह अपने आप को भी माफ़ करना सीखें। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।